आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHIC 107 भारत के इतिहास 1206 से लेकर के 1550। आज हम लोग इसमें पार्ट सेकंड में पढ़ाने जा रहा हूं। बाकी कुछ बचे हुए चैप्टर हैं मैं आपको इसमें करवाने वाला हूं। एक पार्ट मैंने इसका पढ़ा रखा है BHIC 107 का। अगर आप लोग उस वाली क्लास को देखना चाहते हैं तो जाकर के यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आप लोग चैनल पर आएंगे BHIC 107 का ये दूसरा सेकंड पार्ट में पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले वाला पार्ट पार्ट फर्स्ट अगर आप देखना चाहते हैं सबसे पहले इस चैनल पर आना पड़ेगा। जैसे आप लोग चैनल पर आओगे ना, जैसे आप चैनल पर आगे ना, जैसे यहाँ पर होम है, वीडियो है, शॉर्ट्स है, लाइव है, प्लेलिस्ट है, आपको प्लेलिस्ट में आना पड़ेगा। और जैसे आप लोग प्लेलिस्ट को ऑप्शन को क्लिक करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर मिलेगा, देख चेक कर लीजिएगा BHIC 107 क्या रहेगा, BHIC 107 का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा यहीं पर। ठीक है, मैं सर्च करके दिखा दे रहा हूँ। देखो ये लिखा है BHIC 107 का। देखिएगा अभी यहाँ पर पहला दिख रहा, बाद में हो सकता है थोड़ा पीछे चला जाएगा जैसे जैसे क्लास होती रहती है। तो प्लेलिस्ट में क्या लिखा है, BHIC 107 हिस्ट्री लिखा है। आप इस वाली प्लेलिस्ट पर आ जाना। देखिएगा जैसे पहले नंबर पर लिखा जो है, बाद में थोड़ा पीछे चला जा सकता है, कई बार हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा BHIC 107 का यहाँ पर प्लेलिस्ट आप देखिएगा। पार्ट नंबर 1 मैंने पढ़ा रखा है और पार्ट नंबर 2 में जो पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें जितने चैप्टर होंगे मैं करवा दूंगा। अगर कुछ चैप्टर बचेगा तो तीसरा पार्ट भी बना दूंगा। कोशिश रहेगी दूसरे पार्ट में ही सारा जितने बाकी बचे हुए चैप्टर हैं मैं आपको पढ़ा दूं। तो पहला पार्ट जाकर के जरूर देख लीजिएगा। एक दूसरा पार्ट देखने के बाद चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखिएगा 13वें चैप्टर से हम पार्ट नंबर 2 को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया था, जो चैप्टर हमारा 13 है, चैप्टर नंबर 13 क्या है, आंतरिक और समुद्री व्यापार। यानी जो दिल्ली सल्तनत है उसमें आंतरिक व्यापार कैसे होता था। आंतरिक व्यापार मतलब समझते हो, जैसे मान लो ये पूरी दिल्ली सल्तनत है, ठीक है, ये पूरी दिल्ली सल्तनत है, तो इसमें ही अंदर अंदर क्या व्यापार होता था। यानी एक दिल्ली से, जैसे मान लो आगरा, वहां पर कैसे व्यापार होता था, ये व्यापार कैसे होता था। अगर हम लोग आंतरिक व्यापार, इसे बोलते हैं आंतरिक व्यापार, यानी देश के अंदर ही कैसे व्यापार किया जाता था। और दूसरा है समुद्री व्यापार। ठीक है, समुद्री व्यापार किस प्रकार से होता था। देखिएगा दिल्ली सल्तनत के अधीन आंतरिक व्यापार क्या था और समुद्री व्यापार, ये दो इंपॉर्टेंट चीज रहेगा, ये दो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंतरिक, दिल्ली सल्तनत के अधीन आंतरिक व्यापार और समुद्री व्यापार। ठीक है, समुद्री व्यापार खासतौर से गुजरात, जो सूरत है इलाके हैं, वहां से ज्यादातर होता था समुद्री व्यापार। समुद्री व्यापार के साथ साथ एक व्यापार होता तटीय व्यापार। तटीय व्यापार तुम लोग समझते हो, अरे तट मतलब भैया समुद्र का जो किनारा होता है। अरे समुद्र के किनारे किनारे जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, केरल है, तमिलनाडु है, क्या बोलते हैं, उड़ीसा है, बंगाल है, इनके आसपास जो इलाके होते थे इनमें इधर जो व्यापार होता था। और आंतरिक व्यापार मतलब जैसे दिल्ली से आगरा व्यापार हो रहा है, दिल्ली से भाई बिहार जा रहा है, या ठीक है, या मान लिए दिल्ली से गुजरात व्यापार हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं आंतरिक व्यापार होता था। और आंतरिक व्यापार कैसे होता थी, रास्तों के जरिए होता था। समुद्र कैसे रास्ते, जमीनी रास्तों के जरिए होता था, जिसको हम बोलते थे आंतरिक। और कारवां मार्ग जो होता था, कारवां मतलब समझते हो, एक होता कारवां व्यापारी। कारवां व्यापारी तुम सब इसमें पढ़ोगे। एक बात बताऊं कि जैसे मान लो भैया तुम दिल्ली से चले हो और अपना सामान वामान लेकर के चले हो, लाद वाद के चले हो, भैया सामान बेचने जा रहे हो, तुम आगरा, दिल्ली से आगरा जा रहे हो, अकेले जाओगे ना, रास्ते में कोई लूट लेगा तुमको। क्या लिए, तुमको कोई लूट लेगा। इसलिए व्यापारी जो होते थे ना, एक नहीं जाते थे, बल्कि 15, 20, 25, 30, 100, 50 व्यापारी एक साथ ही जाता था। एक साथ क्यों जाता था, पता क्यों जाता था, क्योंकि रास्ते में उनको कोई लूटता नहीं था। अगर तुम अकेले सामान लेकर के जाओगे, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, मक्का, कोई सामान वामान लेके जाओगे ना, तो रास्ते में तुमको लूट लेंगे डाकू वाकू, तो लूटने का बड़ा सामान होता है। इसलिए यहाँ पर जो आंतरिक व्यापार होता था, यानी जैसे आगरा से दिल्ली हो रहा है, आगरा से मान लो पटना हो रहा है, या दिल्ली से गुजरात हो रहा है, दिल्ली से अगर मान लो या जयपुर हो रहा है, तो ये जो व्यापार होता था, यहाँ पर जो यात्री होते थे वो कैसे जाते थे जी, यानी राजमार्गों से जाते थे। ठीक है, सड़क मार्गों से जाते थे। दूसरा, बीच में अगर मान लो अगर नदी पड़ती थी या कोई झील पड़ती थी, तो उसको नाव के जरिए लोग क्या करते थे, पार करके जाते थे। और कारवां मतलब क्या होता है जी, कारवां व्यापारी, एक शब्द आपको मिलेगा इस बुक में, कारवां व्यापारी। कारवां व्यापारी वही मैंने बताया, अकेले व्यापार करने नहीं जाना, 10, 15, 20 लोगों को लेकर साथ में जाना। तो अरे 50 व्यापारी एक साथ ही जाता था।
और यहाँ पर जो अनाज होता था ना, जैसे गेहूं है, चावल है, जव है, बाजरा है, ये जो घोड़े जो बैल नहीं होते हैं, जो बैल होते हैं, जो गाय का जो बछड़ा होता आगे चल करके बैल बनता, तुम सबको पता है, उसी पे लाद करके ले जाते थे, बैल गाड़ी वाड़ी पर जाता था, लाद वाद से ले जाते थे। ऐसे 1500 बड़े बड़े कारवां, उन्हीं को बोलते कारवां व्यापारी। और ये पूरा आंतरिक व्यापार होता था। आंतरिक व्यापार समझ रहे हो? अरे भैया, दिल्ली से आगरा हो रहा, भाई देश के अंदर हो रहा, इसलिए आंतरिक व्यापार है जी। और स्थल कारवां मार्ग क्या होते थे, यानी यानी रास्ते होते थे, और वहीं पर सराय बनी होती है। एक शब्द आपको मिलेगा जी, सराय बनी हुई। सराय पता क्या जानते हो? सराय जैसे मान लो तुम दिल्ली से चले हो और तुम आगरा व्यापार करोगे। अब भैया दिल्ली से आगरा पैदल जाओगे, पैदल पैदल जाता था, तो पैदल जब जाओगे तो रात में कहीं रुकना भी तो पड़ेगा। अरे कहीं थक जाओगे तो कहीं रुकना पड़ेगा ना। तो बीच बीच में सराय बनी थी। सराय मतलब समझते हो? जहां पर व्यापारी लोग जाकर के रुकते थे, आराम करते थे। जैसे आज हम लोग चले, जैसे आज होटल होटल नहीं होता है कि भैया होटल में जाकर के कमरा लेकर के रह सकते हो, वहीं पर होगे। तो जो मुगल, ये जो दिल्ली सल्तनत सुल्तान होते थे, इन्होंने रास्तों में सराय बनवा रखी थी। यानी जब व्यापारी जाएगा ना तो उन सराय में रुक जाएगा। उनको रुकने के लिए बनवा रखा था कि भाई यहाँ पर तुम ठहर सकते हो। अब जैसे मान लो 5-5, 10-10 किलोमीटर पे बस सराय रहती थी, वहां पर जाकर के आप आराम कर सकते हैं, अपना सामान वामान रख सकते हैं, अपना बैल वैल जो है उसका वहां पूरा उनको रख दीजिए, और रात भर आराम कर लीजिए, या दोपहर बहुत धूप ऊप है तो रुक करके सराय बनी होती थी। और ये व्यापारी जो होते थे, जैसे क्या करते थे, व्यापारी ज्यादातर जो होते थे गांव से बड़ी मात्रा में जो अनाज होता है, जैसे गेहूं है, चावल है, जव है, बाजरा है, मक्का है, इनका व्यापार खूब ज्यादा होता था। व्यापार और खूब होता था क्योंकि गांव जो थे, आप सबको पता कि हमारे जो गांव थे वो आत्मनिर्भर थे। सारा कृषि खेती बहुत होती थी, वही खेती का जो सामान था वो सारा शहरों की ओर आता था। और इसमें व्यापार और वाणिज्य में राज्य की बड़ी भूमिका थी। जैसे राज्य ने, यानी सरकार, दिल्ली सल्तनत सुल्तानों ने भैया सराय बनवा दी। नदी बीच में अगर पड़ रही तो उसके लिए नाव वाव की व्यवस्था करवाते थे राज्य। रास्ते को बढ़िया बनवाते थे ताकि व्यापार हो। राज्य चाहता था कि व्यापारिक गतिविधियां बढ़े। अरे भैया, व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेगी तो राज्य को क्या मिलेगा जी? टैक्स मिलेगा, पैसा मिलेगा। इसलिए राज्य भी चाहता था कि जो व्यापार है वो क्या हो, वो तरक्की करे, व्यापार ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा व्यापार बढ़े ना, यही तो चाहेगा राज्य। वाणिज्य मतलब समझते हो? व्यापारिक, व्यापारिक जो होते हैं, ठीक है, बड़े व्यापारिक जो उद्योग होते हैं उसको हम बोलते हैं। वो व्यापार तो आप समझ गो कि जो लोग सामान को बेचा जाता था, जैसे गांव से गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, मक्का ला करके शहरों में बेच रहे हैं, वो है व्यापार। वाणिज्यिक केंद्र होते थे, ठीक है, बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र होते थे। जैसे आगरा व्यापारिक केंद्र बना, दिल्ली व्यापारिक केंद्र बना, सूरत व्यापारिक केंद्र बना, ठीक है, या जयपुर व्यापारिक केंद्र थे। बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र होते थे। यहाँ पर बड़ी बड़ी मंडियां होती थी चीजों की, जिसको बोलते हैं वाणिज्य। वाणिज्य यानी व्यापारिक केंद्र होते थे, बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र होते थे। यहाँ पर व्यापार खूब होता था, खूब व्यापार चलता था। और सिर्फ खाने पीने की चीजों का ही व्यापार नहीं होता था, बल्कि धातुओं का व्यापार होता था। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी चीजों का व्यापार ज्यादा होता था, अभी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, समुद्री व्यापार। समुद्री व्यापार क्या होता था? जैसे समुद्र के रास्ते से हम, हमारे यहाँ पर जो चीजें उत्पादन होता था उनको मध्य एशिया भेजते थे, या अन्य देशों में भी वो चीजें बिकने जाती थी। तो समुद्री व्यापार भी बहुत ज्यादा होता था। अब जैसे मान लो कि भाई गुजरात से कोई चीज हमको उड़ीसा भेजनी है, तो समुद्री रास्ते से तटीय व्यापार भी हमारे देश में क्या होता था? बहुत ज्यादा होता था, अगर आप देखेंगे। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका रहने वाला है, ठीक है, इसको पढ़े। देखो, दिल्ली सल्तनत के अधीन आंतरिक व्यापार। ये आंतरिक व्यापार तो यहाँ पर खूब ज्यादा होता है, जैसे मैंने आपको बताया। देखो, आंतरिक व्यापार और कारवां मार्ग क्या, देखिएगा। मध्यकालीन कारवां व्यापार मार्ग का नेटवर्क विशेषकर नोडल बिंदुओं जैसे कोरामंडल और बंगाल तटीय, पुलिकट, हुगली और शाही राजधानी जैसे दिल्ली और विजयनगर को जोड़ता था। यानी जो आंतरिक व्यापार था वो जैसे खास तौर से अगर आप देखेंगे, हुगली यानी बंगाल, दिल्ली और विजयनगर को जोड़ने का काम करता था। इनमें क्या होता था? एक प्रकार से आंतरिक व्यापार होता था। और कारवानी रास्तों के जरिए दिल्ली सल्तनत के युग में कस्बों में माल की आवश्यकता मुख्यतः आंतरिक व्यापार का था। यानी जो माल की आवश्यकता थी उसके कारण से क्या आंतरिक व्यापार खूब होता था। अर्थव्यवस्था के बढ़ते मौद्रीकरण ने माल और सेवाओं की उपलब्धता का संभव बनाया। इसमें इन सामानों को खरीदने के लिए शहरी आबादी के पास पैसा, अब देख भाई गांव में तो खूब सारा उत्पादन होता था, गांव में जौ, बाजरा, मक्का, धान खूब होता था, और शहर के लोगों के पास भैया पैसा होता था, तो शहरी आबादी इन चीजों को खरीदना चाहती थी। आंतरिक व्यापार
दो स्तरों पर होता था। कम दूरी का, देखो आंतरिक व्यापार क्या होता है भैया, कम दूरी का भी होता था, जिसे गांव से शहरों तक होता था। आंतरिक व्यापार कैसे होता था, जैसे गांव की सामान, गांव का जो चीज है वो शहरों में बिकने आती थी, तो एक कम दूरी का व्यापार होता था। दूसरा लंबी दूरी का व्यापार होता था। अंतर शहरीय यानी एक शहर से दूसरे शहर में जो होता था, ये होते लंबी दूरी का व्यापार भी होता था, और इसका जो रेट होता था, जो मूल्य होता था, ज्यादा होता था। अगर हम लोग बात करें ना, दिल्ली में मुख्यतः अनाज की आपूर्ति यानी दिल्ली में जो अनाज आता था पूरा बिकने के लिए, वो राजस्थान से, अमरोहा अमरोहा से आता, यूपी से बहुत आता था। अच्छी गुणवत्ता का चावल भैया हरियाणा के सिरसा से खरीदा जाता था। हरियाणा का जो सिरसा इलाका है, यहाँ से चावल जाता था। गेहूं, चावल, चीनी, ठीक है, इसका आयात किए जाते थे। गंगा के क्षेत्र के पार से आता है, जैसे गेहूं है, चावल है, चीनी है, इसका आयात और निर्यात आयात खूब होता था, इसका व्यापार खूब होता था। दिल्ली का बाजार मालवा के धार जैसे दूर दराज क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था। विभिन्न प्रकार के कपड़ा दिल्ली में आकर के बिकता था, जो नागौर, देवागिरी और अयोध्या के क्षेत्र से आता था। अगर कपड़े बात करेंगे, कपड़ा दिल्ली में कहां से आता था जी, नागौर से, देवगिरी से और अवध यानी अयोध्या से आता था। प्रत्येक शहर में विभिन्न वस्तुओं के लिए अपना स्वयं का एक व्यापारिक, हर वस्तु के लिए एक व्यापारिक केंद्र होता था। जैसे मान लीजिए कपड़े का अलग व्यापारी केंद्र होता था, गेहूं का अलग व्यापारी केंद्र होता था, धान का अलग व्यापारी केंद्र होता, यानी हर एक जो वस्तु बिकती थी उसका अलग अलग व्यापारी केंद्र भी होता था, जहां परस्पर होता था। उदाहरण के लिए मुल्तान शहर लाहौर और दिल्ली में चीनी की आपूर्ति करता था। घी की आपूर्ति, देखो अगर आप देखेंगे मुल्तान जो था भैया, मुल्तान से यानी उस समय पाकिस्तान आज समय मुल्तान में चला गया, तो मुल्तान यानी लाहौर से दिल्ली, जो दिल्ली में चीनी आती थी, ठीक है। और दिल्ली में जो घी आता था वो कहां से आता था जी, सिरसा से आता था, हरियाणा से, क्योंकि यहाँ पर भाई दूध का उत्पादन ज्यादा था, यानी पशुपालन ज्यादा था हरियाणा और आज भी बहुत ज्यादा, तुम सबको पता होगा यहाँ पर दूध दही बहुत है, ठीक है। तो घी जो होता था वो दिल्ली में, दिल्ली के आसपास नगरों में बिकने के लिए कहां से जाता था जी, सिरसा से जाता था। क्योंकि परिवहन की लागत अनुकूल थी, दुर्गम क्षेत्रों में मध्यम से प्रवेश किया जा सकता था, इसलिए कारवां मार्ग अपना महत्वपूर्ण बनाए थे। अंतर समुद्री व्यापार का विस्तार हो रहा था, यानी आप देखेंगे तो देश में जो तटीय व्यापार था, यानी रास्तों के जरिए, मार्गों के जरिए व्यापार खूब होता था। अगर हम बात करेंगे ना, अलग जो मार्ग थे वहां से होता था। और जल परिवहन, जैसे बीच में, जैसे मान लो कि भैया व्यापार होता था, बीच में नदी पड़ गई है, बीच में कोई झील पड़ गई है, तो राज्य वहां पर नाव वाव की व्यवस्था करवाता था ताकि व्यापार अच्छे से चले। विनिमय की एक दूरी नेटवर्क तीव्रता से सुनिश्चित किया। फेरी वाला व्यापार भी समाप्त नहीं हुआ था, यानी फेरी वाला व्यापार भी खूब होता था। फेरी वाला मतलब समझते हो, अरे जो घूम घूम करके लोग बेचते यार सामान, ये तुम देखते ना फेरी वाला, तो यही जो आता है चप्पल ले लो, ये फलाना फलाना, ऐसे रुक के मार के जो बोलते नहीं, फेरी लगाते हैं, अरे जो रास्तों में फेरी वोरी लगाते, इस टाइप का व्यापार जो घूम घूम करके व्यापार होता था, ये व्यापार भी खूब होता था। अगला स्थल कारवां व्यापारिक मार्ग कैसे, देखिएगा, घुमावदार कारवां मार्ग भारत को प्राचीन समय से मध्य एशिया से जुड़ता था। स्थल मार्गों ने उत्तर भारत, देखो जो स्थल मार्ग थे यानी जो जमीनी रास्ते थे उस पर कहां जैसे अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, ठीक है, पश्चिमी ईरान, इराक, इसको जोड़ता था। यहां से व्यापारी जो थे बड़ी मात्रा में भारत में आते थे। अरे जो पाकिस्तान का रास्ता है, इसी रास्ते से भैया क्या होता था, बड़ी मात्रा में हमारे देश में क्या होते थे जी, व्यापारी आते थे, बाहर से भी व्यापारी आता था, ठीक है। 14वीं शताब्दी के आते आते इस्लाम और पश्चिमी भूमध्य सागर में बाजार मिश्रित सीरिया से आने लगी। वस्त्र भी आता था। अगर मैं बात करूं, अगर आप देखेंगे जो पाकिस्तान का रास्ता है, इसी रास्ते से क्या होता था, बहुत सारे व्यापारी हमारे देश में अफगानिस्तान से, तुर्किस्तान से या ईरान से, इराक से आते थे, और ये पूरा व्यापारिक मार्ग जुड़ा हुआ था इस रास्ते से। अगर हम लोग बात करें ना, यहाँ से व्यापार खूब होता था। मध्यकालीन कारवां व्यापार लेन देन में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आने वाली विविधता को यूरोप से पूर्वी प्रवाह के लिए, यानी अगर आप देखो यूरोप तक क्या होता था भैया, हमारा व्यापार खूब चलता था। अगर आप देखेंगे अच्छा खासा व्यापार हमारे देश में चल रहा था। अगर आप देखेंगे व्यापार में, देखोगे व्यापार में जैसे मसालों का व्यापार होता था, घोड़ों का व्यापार होता था, नील का व्यापार होता था, इत्र के बदले वस्त्रों का बाजार होता था, सोने का व्यापार होता था, चांदी का व्यापार होता था। वो व्यापार किसका किसका होता जी, मसालों का, घोड़ों का, नील का। अरे भैया मसाले भारत से खूब बिकने जाते थे और बाहर से घोड़े आते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर अच्छी नस्ल के घोड़े नहीं पाए जाते थे ना। और तुमको पता उस समय सुल्तान उल्तान बहुत युद्ध लड़ते थे, तो घोड़ों का व्यापार भी खूब होता था। नील का व्यापार होता था, नील जो कपड़ों में दी जाती है वही नील है भाई मेरे, नील वही है।
इत्र यानी जो आज हम परफ्यूम बोलते हैं, इत्र का व्यापार होता था, सोने का व्यापार, चांदी के व्यापार और विलासता की जो वस्तुएं होती थी, विलासता मतलब समझते हो, ऐश आराम, साज सज्जा, जो बहुत महंगी जो चीजें विलासता या दिखावे की जो चीजें होती, इनका भी व्यापार खूब होता था। अगर हम व्यापार की अगर आप लोग बात करेंगे, इन चीजों का व्यापार खूब होता था। घरेलू व्यापार में गांव, मंडियां और जिले के शहरों में स्थानीय व्यापार होता था। जैसे गांव में मंडियां लगती थी, जिले में मंडी लगती थी और स्थानीय व्यापार यहाँ पर कह सकते कि बड़ी मात्रा में होता था। यानी कच्चा लोहा भी प्रदान किया जाता था। अगर बात करेंगे लोहे से, अलाउद्दीन खिलजी ने ग्रामीण स्तर पर जमाखोरी को रोकने के लिए उसने विनिमय करने की कोशिश की। स्थानीय मेले मंडियों के पूरक थे। मुल्तान से निर्यात किया जाने वाला सामान्यतः या तो दिल्ली से प्राप्त होता है या वहां से पुनः निर्यात का माल होता था। यानी अगर आप देखें, अलाउद्दीन खिलजी जो है व्यापार में जमाखोरी को रोकने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं कि कोई आदमी भैया गेहूं चावल जमा कर ले और रेट बढ़ जाए, इन चीजों को भी क्या करता है, तो वो सभी लोग क्या करते थे, देखते थे, ये चीजें भी होती थी। तो व्यापार अच्छा खासा होता था। अब देखिएगा, व्यापार और व्यापारिक वस्तुएं बाजार। देखो, दिल्ली सल्तनत के अधीन अगर आप विशिष्ट भूमिकाओं को हम समूहों की बात करें, जैसे बर्नी कहता है कि यहाँ पर जो व्यापार की बात है, यहाँ पर कारवानी अनाज व्यापारी होते थे। अनाज व्यापारी क्या होते थे, दो प्रकार के होते थे, कारवां व्यापारी, अनाज व्यापारी होते थे। जो सौदागरन एक कारवां यानी परिवहन और होते थे, ये बाजार के होते थे। दूसरा व्यापारी क्या होता थे, मुस्लिम लेखकों द्वारा बनिया समुदाय के व्यापारी को बताता है। अब बनिया समुदाय के व्यापारी होते। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें अन्य व्यापारी, जैसे यहाँ पर बड़े व्यापारी जैसे साहूकार होते थे, जो लोगों को पैसा वैसा देते थे, जैसे ब्याज व्याज पर पैसा देता है ना। दूसरा दलान दान यानी बाजार में जो दलाली का काम करते थे, बीबर। घोड़ा व्यवसाय होता था, मवेशी व्यापार होता था। यहाँ पर घोड़ा व्यवसाय और मवेशी व्यापार भी काफी बड़ी संख्या में होता था। मुल्तान जो था व्यापार का सबसे बड़ा यानी व्यापारिक सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। कौन था जी, मुल्तान। आज जो पाकिस्तान में चला गया, क्या जी, मुल्तान, याद रखना, जो मुल्तान है सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र होता था। मुल्तान क्वेटा मार्ग के माध्यम से भारत के मध्य एशिया, अफगानिस्तान और ईरान से जुड़ता था। यानी जो मुल्तान था ये मध्य एशिया, अफगानिस्तान और ईरान से जुड़ा था, इसलिए मुल्तान जो है भारत का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से भैया यानी मध्य एशिया में, इराक में, ईरान में हमारे देश में जो चीजें थी बिकने जाती थी। इसे 11वीं शताब्दी में अनुरेखित किया गया है। मुल्तानी व्यापारी समुदाय को 11वीं शताब्दी में बताया गया, जब वहां से अरोरा, लाहौर जैसे व्यवसायिक केंद्र जो गजनी साम्राज्य को जीवंत रखते थे। यानी मुल्तान जो था बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र हमारे यहाँ पर। मुल्तानी व्यापारी जो हिंदू थे और फारसी बोलते थे। मुल्तान में जो व्यापारी होते थे हिंदी बोलते थे और हिंदू होते थे और फारसी भाषा बोलते थे। व्यापार के लिए मुस्लिम शासन के अधीन क्षेत्रों में सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त थे। वर्ष 1206 तक महमूद गजनवी सिंधु के अधिकांश दिल्ली यानी अधिकांश मैदानी इलाकों पर गजनी का नियंत्रण था। सौदागरन एक बाजारी के साथ साथ कारवां व्यापार भी खूब होता था। अनाज का लेन देन खूब होता था। बर्नी अनाज व्यापारियों पर उनके एकाधिकार का और लाभ कमाने की बात करता। बर्नी कहता जो अनाज व्यापारी होते थे वो ज्यादातर लाभ कमाते थे भैया, जो अनाज का व्यापार करते थे। कहा जाता है कि एक समय जब अकाल पड़ा था दिल्ली सल्तनत में, जब अकाल पड़ा 1309 में, तो उस समय जो वस्तुओं के दाम थे बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ गई थी। अगर आप, और इस समय कैसे अनाज व्यापारी हैं उनको सबसे ज्यादा कह सकते हैं यहाँ पर फायदा हम लोगों को होता हुआ दिखाई देता है। अब देखो व्यापार और वाणिज्य में राज्य क्या है। देखो दिल्ली सल्तनत के अधीन ऐसे अनेक लेखक हैं जो व्यापारिक वर्गों के विभिन्न करों को उल्लेखित करते हैं। यानी व्यापारियों से राज्य जो था बहुत प्रकार के कर लेता था। यानी जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे व्यापारियों से बहुत प्रकार का कर लेते थे। सबसे पहले लेते थे दलादात, ये बाजार हा यानी लेन देन से दलाली और दलालों से यानी दलालों पर भी कर लगाते थे, जो दलाली करते थे एक प्रकार से व्यापार में। दूसरा, पशु व्यापारियों पर कर लगाया जाता था, अनाज व्यापारियों पर कर लगाया जाता था, मंडी से कर वसूला जाता था, फूल विक्रेताओं पर कर लगाया जाता था, पान विक्रेताओं पर कर लगाया जाता था, जो मछली बेचते थे उन पर कर लगाया जाता था, भुने हुए अनाज जो बेचे उन पर कर लगाया जाता था। ठीक है, दुकानदारों जो सार्वजनिक वस्तुएं थी उन पर कर लगाया जाता था। इस प्रकार के अनेक प्रकार के जो कर थे वो व्यापारियों से वसूल किया जाता था। अरे भैया मछली बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, ठीक है, अनाज बेचने वाला, या पान बेचने वाला, भुने हुए अनाज बेचने वाला, इन सभी पर क्या
जो राज्य था वो कर लगाता था, इनसे कर लेता था। फिरोज शाह के शासन काल में लगाई गई एक तरह की बेगार कर बहुत ज्यादा लिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक गैर शहरियत करों को समाप्त कर दिया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के काल में उन्हें दोबारा लागू किया गया और अधिकारियों ने इसे जारी रखा था। यानी व्यापारियों से बहुत ज्यादा कर वसूले जाते थे। कर लगाने के अतिरिक्त राज्य व्यापारियों को ऋण भी देता था। ये देखो, राज्य जो व्यापारी थे, देखो अगर मैं बात कहूं, जो व्यापारी थे वो क्या करते थे भैया, अगर आप लोग व्यापारियों की बात करेंगे, अगर मैं व्यापारियों की बात करूं, अगर उनका मैं जिक्र करूं, यहाँ पर जो व्यापारी होते हैं वो कर तो भरते थे साथ साथ, यानी उन पर टैक्स तो लगता था बहुत ज्यादा। टैक्स के साथ साथ उनको ऋण भी देता था, राज्य ऋण देता था भैया कि ताकि वो व्यापार करें। बर्नी और अफीफ कहते हैं अलाउद्दीन ने मुल्तानियों को ऋण देने की अग्रिम राशि देने का जिक्र किया, यानी जो इनको भी क्या मिलता था, अग्रिम ऋण मिलता था। किनको मिलता था अग्रिम ऋण मिलता था? ये जो खास तौर से व्यापारी होते थे, व्यापारियों को ऋण देता था। कौन देता था जी? राज्य देता था। और खास तौर से इनमें से अधिकांश व्यापारी मुल्तानी, सारा और सराफ होते थे। जो सराफा मानते सोने के जो व्यापारी होते थे, ये मुख्यतः केवल कुछ प्रमुख ही व्यापारियों को ऐसे उदाहरण है। विदेशी लोग भी आकर के भारत में व्यापार करते थे और भारतीय व्यापारी जो थे वह भी हमारे देश में व्यापार कर रहे थे। जो धनी व्यापारी होते थे, धनी व्यापारी कर्ज भी देने का काम करते थे। भैया ऐसा व्यापारी होता था, इतना पैसा हो जाता था, दूसरे व्यापारी को कर्जा दे रहा था। आप समझ रहे हो, इतना पैसे वाला व्यापारी हो गया था, दूसरे व्यापारी को भी कर्जा दे देता था। अमीर यानी व्यापारी बहुत ज्यादा अमीर हो गए थे राज इनसे। और कई सारे व्यापारियों को भैया बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाता था। जैसे जो हमारी मंडियां हैं, जो हमारे व्यापारिक मार्ग है, जो हमारे व्यापारिक केंद्र हैं, वहां पर राज्य की तरफ से कई सारे अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था, जो व्यापारियों से कर की वसूली करते थे। और व्यापारी अगर सड़क रास्तों से जाता था, उस पर कर लगता था, टैक्स, जिसको हम चुंगी बोलते हैं। जैसे आज लोग तुम जानते हो ना, टूल टैक्स लगता है, उसी प्रकार से व्यापारी जब रास्ते से जाता था तो उससे कर लिया जाता था। अगर आते हैं जैसे इस प्रकार से। अगला देखिएगा, अगला जो मैं नेक्स्ट हमारा होने वाला जो आपसे इंपॉर्टेंट पूछेगा, समुद्री व्यापार। भैया समुद्री व्यापार भी हमारे देश में खूब होता था, खास तौर से गुजरात, सूरत। दूसरा अगर मैं बात करूं तो हमारा भड़ौच, जहां से दिल्ली सल्तनत में अगर आप देखेंगे समुद्री व्यापार जो होता था काफी बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ देश में हो रहा था। हिंद महासागर के वाणिज्यिक यातायात के इतिहास को सुदीर्घ इतिहास में हम खोज सकते हैं और इस व्यापारिक नेटवर्क का बता सकते हैं। भारत में समस्त समुद्री व्यापार अगर बात करें व्यस्त थे। पश्चिमी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की भौगोलिक सामरिक स्थिति की वजह से भारत में लंबी दूरी के व्यापारिक गतिविधियों का हमेशा रहा। भारत जो है समुद्री रास्तों से लंबी दूरी का व्यापार करता था। क्या करता जी? समुद्री रास्तों के जरिए हम लोग क्या करते थे? लंबी दूरी का व्यापार करते थे। अरे मध्य एशिया में जैसे भारत से भैया मसाले हैं, इत्र है, अनाज है, या सूती कपड़ा है, ये सारी चीजें क्या होती थी? या अगर आप देखेंगे खंभात, या अगर आप देखें गुजरात के रास्ते से, या कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर से हम लोग क्या करते थे? मध्य एशिया, इराक, ईरान, इन देशों में खूब हमारा बिकने जाता था। खास तौर से अगर हम बात करेंगे जो हमारा रेशम मार्ग है, उसी रेशम मार्ग के जरिए भी व्यापार खूब सारा होता था। और समुद्री व्यापार तो होता ही तो था। जैसे भारत में अगर आप देखेंगे जैसे चावल, चीनी, तेल के साथ साथ कच्चा जैसे कपास और नील का भी व्यापार खूब होता था, जो समुद्री व्यापार होता था। इस व्यापार का सबसे बड़ा हिस्सा तटीय था, विदेशी व्यापार के लिए नियमित करता था। जैसे भारत में अगर आप देखेंगे तो भारत में किस किस चीज का व्यापार होता था? जैसे ऊनी कपड़ा, ठीक है, पीतल, शीशा, टिन, कांच के बर्तन, मूंग, गाड़ी, चांदी, सोना, इस कई प्रकार की। और शराब का भैया आयात होता था। इन सारी चीजों का आयात होता था। किन किन चीजों का आयात होता था? आयात अब देखो, समुद्री व्यापार से किन किन वस्तुओं का आयात होता था, मैं दोबारा बोल रहा हूं। ऊनी कपड़ा, पीतल, शीशा, टिन, कांच का बर्तन, मूंगा, चांदी, सोना, शराब का भैया आयात होता था। और निर्यात किस चीज का होता था? अब देखो समुद्री रास्तों से निर्यात किन किन चीजों का करते थे। अब निर्यात देखो, निर्यात किस चीज का होता था? मसाले, हीरे, नीलम, मोती, रत्न, कपास, रेशम, काली मिर्च, काली मिर्च है भाई, ठीक है, काली मिर्च और इत्र यानी जो परफ्यूम बोलते हैं, इन सब का भी निर्यात हो रहा था। इनका क्या होता जी? इन सब का भी
निर्यात हो रहा था। और आयात किसका था मैंने बता दिया, आयात किसका। तो आयात और निर्यात किसका हो रहा था अगर आप देखेंगे, डॉक्टर रॉबर्टसन कहता है कि एरियन ऐसे लेखक हैं जो भारत द्वारा निर्यात की गई वस्तुओं के बारे में बताता है कि रोम से कौन कौन सी वस्तुएं भारत आती थी। भारत में हीरे, नीलम, मणिक को हमेशा उच्च स्थान प्राप्त था। भारत से, जैसे भारत में जो नीलम है, नीलम एक प्रकार का भैया वो है, क्या बोलते हैं, पत्थर है, नीलम पत्थर है, मणिक है, इसको उच्च स्थान था। गुजरात में एशियाई व्यापार का एक प्रमुख भूमिका, यानी गुजरात जो था भैया एशिया व्यापार में प्रमुख भूमिका था। चालुक्यों के समय से हाल में ही इतिहास में गुजरात के पश्चिम में सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र सिंधु घाटी, सिंधु स्थल साबित हुआ। यह पश्चिम विश्व की ओर प्रवेश द्वार था। 15वीं शताब्दी के दौरान गुजरात की इस भूमिका को मजबूती मिली। एशियाई व्यापार में हम इसकी भागीदारी हम लोगों को देखने को मिलती है, खास तौर से लाल सागर, फारस, जो फारस की खाड़ी है, जो मलक्का है, इनसे कह सकते, बंगाल की खाड़ी से कह सकते, समुद्री व्यापार जो होता था हमारे देश में काफी होता था, जो समुद्री व्यापार होता। और किन किन चीजों का आयात होता था, किन किन चीजों का निर्यात होता था, ये पेपर में बाकायदा टेबल बना करके आना। क्या मैंने बोला जी, पेपर में बाकायदा टेबल बना करके आना है। एक तरफ लिखो आयात और एक तरफ लिखो निर्यात, किन किन चीजों का आयात होता था, किन किन चीजों का निर्यात होता था, कोई पेपर में छोड़ करके नहीं आएगा, जिसको भी लिखना, ठीक है जी। और समुद्री व्यापार होता, समुद्री व्यापार काफी इंपॉर्टेंट है। समुद्री व्यापार के कौन कौन से मार्ग होते थे, जैसे समुद्री व्यापार किन किन रास्तों से, पहला भैया है मालाबार, सिंधु से लेकर के मालाबार एक रास्ता था जहां पर व्यापार होता था। दूसरा अरब 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 की खाड़ी, अरब की खाड़ी से भी व्यापार होता था। लाल सागर, ये तीन चीज हैं, क्या मैंने बोला, सिंधु से मालाबार, अरब अरब की खाड़ी, लाल सागर पूर्वी अफ्रीका से जुड़ता था। अरब की खाड़ी में मुख्य बंदरगाह जो था वह हेर मुजा और बसेरा था, जबकि लाल सागर में जो मुख्य बंदरगाह था वो मोचा था, जो बंदरगाह थे। हालांकि 13वीं शताब्दी से पहले यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था जो प्रसिद्ध गुजराती बोहरा समुदाय चला था। अरे तुमने सुना होगा ना, बोहरा एक प्रकार का व्यापारी थे, जिसे तुमने क्रिकेट में सुना होगा, मनन बोहरा, बोहरा बोहरा एक व्यापारी होते थे गुजरात में जी, व्यापार करते थे। तो कहाँ कहाँ से व्यापार होता था, सिंधु से लेकर के मालाबार तक, अरब की खाड़ी, लाल सागर, यहाँ से पूर्वी अफ्रीका में व्यापार होता था। बल्कि लाल सागर से व्यापार होता था। और इन रास्तों से क्या होता था, समुद्री व्यापार के मार्ग हैं, ये समुद्री व्यापार के मार्ग थे, बहुत ज्यादा व्यापार। गुजरात से मालाबार बंदरगाह भी मलक्कल और अचीन के बंदरगाहों से जुड़े हुए थे। मुख्य भारतीय बंदरगाह जो पश्चिमी तट के समुद्री व्यापार में लगे हुए थे वह थे गुजरात में कैम्बो, अपने विस्तारित बंदरगाहों में गंधार और घोघा के साथ दोभल, और बाद में, ठीक है, लिहारी बंद सिंधु के क्षेत्र में मुख्य बंदरगाह थे। ये सारे बंदरगाह जहां के जरिए कह सकते हमारे देश में क्या होता था जी, समुद्री व्यापार होता था। क्या, समुद्र के जरिए व्यापार खूब ज्यादा होता था। अगर आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी से कोरोमंडल से लेकर के बंगाल तक फैला हुआ एक समुद्री व्यापार था, जो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हमारा व्यापार होता था। ठीक है, कहां किसके साथ व्यापार होता जी, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ काफी व्यापार होता था। इस प्रकार अगर आप देखेंगे गुजराती व्यापारी पश्चिमी तट से चीनी के सामानों को लाते थे। चीन के साथ भी हमारा काफी व्यापार होता था। क्या, चीन के साथ भी व्यापार, हमें आगे देखो समुद्री व्यापार होता था। गुजरात, मालाबार, कोरोमंडल तट के मध्य से सिंधु से लेकर के बंगाल तक हमारा जो समुद्री व्यापार था काफी समृद्ध था, काफी बढ़िया व्यापार होता था। देखो फोटो भी बनाकर कि हमारे देश में कैसे समुद्री व्यापार हो रहा था, देख रहे हो। 13वीं से 15वीं शताब्दी जो समुद्री व्यापार है, देखो ये जो डायग्राम बना है, जो पिक्चर बनी है, जो चीन के साथ व्यापार होता है, देखो कहाँ कहाँ से साथ हमारा पूरा व्यापार होता था। देखो इंडिया, देखो देख रहे हो कहाँ कहाँ से व्यापार हम करें, चाइना के साथ, अलग कौन कौन से इलाके देख रहे हो, इन सारे जो कहाँ कहाँ से हम लोग व्यापार करते हैं, ये सारे व्यापार होता था। इस फोटो को बना रखा। दिल्ली सल्तनत के अधीन व्यापार क्या, भाई दिल्ली सल्तनत में व्यापार कैसे होता था, वही जो मैंने चीजें बताई हैं वही आपको लिखना। दिल्ली सल्तनत के अधीन व्यापार क्या था, इसको पूरा अच्छे से करके आना है। जैसे अगर आप देखेंगे, अगर हम व्यापार की बात करें तो भारत में कीमती धातु का, जैसे चांदी का, बड़ी मात्रा में पश्चिम मध्य एशिया से आयात की जाती थी। अगर आप देखें भारत में नमक, चीनी, अनाज, कपड़ा जैसी बुनियादी आवश्यक वस्तुओं का आदान प्रदान भी होता था। भारत में मसाले, घोड़े, चीनी मिट्टी के बर्तन, अगरबत्ती, हाथी दांत, कांच, आभूषण या कीमती पत्थरों का भी विलासता की वस्तुओं का खूब आयात आदान प्रदान किया जाता था।
उसी प्रकार से अगर आप देखें भारत में मसाले, जानवरों की हड्डियां, मसाले, औषधि, दुर्लभ वस्तुएं, खिलौने, विदेशी वस्त्र, पीतल उद्योग, इस प्रकार से खूब सारी इन सारी वस्तुओं का क्या होता है भारत में अच्छा खासा व्यापार हो रहा था। तो किन किन वस्तुओं का व्यापार होता है ये भी आपके लिए क्या है काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है और पेपर में आएगा ही आएगा। और जो जो चीजें मैंने बताई उनको लिख करके आपको एग्जाम में आना, कोई भी बच्चा उनको छोड़ करके नहीं आना। और चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से पेपर में एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। इसी के साथ हमारा जो 13वां चैप्टर लगभग समाप्त हो गया। चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं, ठीक है। ओके, अगला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 जो आपका रहेगा भक्ति परंपरा। इसमें पूरा भक्ति आंदोलन के बारे में बता रखा है। और ये जो भक्ति आंदोलन वाला चैप्टर है इसको मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। और वीडियो आपको कहां से मिलेगा वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि 2 चैप्टर मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखे हैं। जैसे मैंने 14वां चैप्टर जो भक्ति परंपरा है, पूरा भक्ति आंदोलन मैंने पढ़ा रखा है। और साथ में हमारा जो चैप्टर नंबर 15वां है सूफी परंपरा, ये भक्ति परंपरा और सूफी परंपरा दोनों मैंने चैप्टर पढ़ा रखे हैं। अगर आप लोग इन दोनों चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बता दूं 14 और 15 चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं और इनका वीडियो जाकर के आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और इनका वीडियो आपको कहां पर मिलेगा वो मैं भी आपको बता भी देता हूं। जैसे देखिएगा, जैसे आप लोग यहाँ पर चैनल पर आओगे, जैसे मैंने पहले बताया था ना पार्ट 1 के वीडियो के लिए, जैसे आप लोग इस चैनल पर आओगे तो देखिएगा यहाँ पर जो चैनल पर आ गए, जैसे यहाँ पर होम है, वीडियो है, शॉर्ट्स है, लाइव प्लेलिस्ट है। जैसे आप लोग प्लेलिस्ट में आओगे ना तो यहीं पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी BHIC 107। जैसे आप लोग आएंगे BHIC 107 की जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को आप खोलिएगा और जैसे आप BHIC 107 की प्लेलिस्ट में आओगे तो यहीं पर आपको देखिएगा तो चैप्टर नंबर 14 देखो, ये रहा चैप्टर नंबर 14 है और चैप्टर नंबर 15 है, दोनों मैंने पढ़ा रखा है। देखो चैप्टर नंबर 14 जो है भक्ति परंपरा और चैप्टर नंबर 15 सूफी परंपरा, मैंने दोनों चैप्टर पढ़ा रखे हैं। आप इन दोनों का वीडियो जरूर देख लो, क्योंकि आप सबका पेपर बहुत जल्दी है और हम लोग थोड़ा सा टाइम बचाना चाहते हैं ताकि आप लोग आप लोगों को मैं ज्यादा से ज्यादा चैप्टर पढ़ा दूं, ताकि आपकी एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा चैप्टर हम लोग कवर कर पाए, क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा है। तो 2 चैप्टर 14-15 आप लोग यहीं से देख लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला चैप्टर देख लेते हैं 14-15, तो वहां से जाकर के आप लोग वीडियो इनको जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और एक क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। अगला जो हमारा चैप्टर क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 16 क्या है, वेदांतिक और भ्रमिक श्रमणिक परंपराएं। देखिए इसमें खास तौर से जो आपसे एग्जाम में पूछेगा श्रमणिक परंपरा क्या, इसमें जैसे बौद्ध परंपरा और जैन परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रमणिक परंपरा आ सकता है और वेदांतिक परंपरा आ सकता है, ये दोनों में से कम एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इसलिए इसको पढ़ करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिएगा, श्रमणिक परंपरा का पतन और ब्राह्मणवादी विचारों का पुनरुत्थान हुआ है। यह वह काल था जब पौराणिक धर्म यानी वैचारिक शक्ति के रूप में भक्ति तथा ब्राह्मण परंपरा के मंदिर परिवर्तन के कारक बने। अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर देखो धीरे धीरे बौद्ध और जैन धर्म ने दक्षिण भारत में राजकीय संरक्षण खो दिया। इसके अतिरिक्त यह वह काल है जब इस्लाम ने भारतीय समाज और संस्कृति पर अपनी छाप छोड़ी। आप देखोगे कि जो 12वीं से लेकर के जो 15वीं शताब्दी है, इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो भारत में जो ब्राह्मण परंपरा है, ये जो हिंदू धर्म है, वो धीरे धीरे कम रहा। और खास तौर से भारत में अगर आप देखेंगे जो बौद्ध धर्म को और जो जैन धर्म को बहुत ज्यादा महत्व मिला था। अगर आप देखेंगे मौर्य काल में, गुप्त काल में बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को जो राजकीय संरक्षण मिला, या बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को जो राजकीय धर्म घोषित किया गया था, आगे चल करके 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच में अगर आप देखेंगे, जब भारत में मुस्लिम शासन आता है, दिल्ली सल्तनत का शासन आता है, यह वह समय है जब भारतीय समाज पर, संस्कृति पर इस्लाम यानी मुसलमानों की क्या एक अच्छी खासी छाप हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। जो बौद्ध धर्म है और जो जैन धर्म है, एक समय कह सकते हैं अशोक हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, मौर्य साम्राज्य हो या गुप्त साम्राज्य हो, इन लोगों ने जिस प्रकार से इसको राजकीय धर्म घोषित किया, अब वो राजकीय धर्म नहीं रहा। हिंदू धर्म भी थोड़ा सा बैक चला जाता है और या इस समय कह सकते हो कि जो इस्लाम है, इस्लाम थोड़ा कह सकते हैं उसकी जो छाप है वो हमारे भारतीय परंपरा पर और भारतीय समाज पर हम लोगों को देखने को
मिलती है। तो देखिएगा श्रमणिक परंपराएं, श्रमणिक परंपराओं के अंतर्गत जैन और बौद्ध धर्म आते हैं। ठीक है, अब एक बौद्ध परंपरा क्या है? इस अध्ययन यानी इस काल के दौरान तंत्रवाद के गहरे प्रभाव बौद्ध धर्म की पड़ते हैं। देखो, जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र झाड़ फूंक खूब शुरू होनी स्टार्ट हो जाएगी। परम सत्य की अनुभूति के लिए अब अमूर्त की बजाय साधना अभ्यास पद्धति पर बल दिया जाने लगा। पहले जो बौद्ध धर्म में परम सत्य की खोज होती थी, अब यहाँ पर लोग भैया साधना करने लगे, साधना होने लगी, इस पर बल दिया जाने लगा। बुद्ध चित्त यानी करुणा, सबकी मुक्ति पर विश्वास, महायान यानी जो बौद्ध धर्म है वह भी लगभग दो भागों में बट गया, महायान और हीनयान, जिसमें कह सकते कि जो महायान बौद्ध धर्म था वो काफी लोकप्रिय था। धीरे धीरे मंत्र और कर्म कांड का तत्व महायान बौद्ध धर्म का अभिनिष्ठा बन गए। यानी धीरे धीरे जो बौद्ध धर्म था उसमें कर्म कांड, तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक, टोना टोटका एक खूब इसमें शामिल हो गए। खास तौर से कह सकते कि जो महायान थी, इस तरह से महायान धर्म तंत्र मंत्र तंत्र नए और परमितायान में विभाजित हो गया। मंत्रयान जो तंत्रवादी था, बौद्ध धर्म में प्रारंभिक चरण माने जाते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो बौद्ध धर्म था, भाई पहले बौद्ध धर्म में सत्य, अहिंसा, उसके जो 4 व्रत हैं या अष्टांगी जो मार्ग हैं, इन चीजों का बड़ा था। लेकिन धीरे धीरे जो बौद्ध धर्म था उसमें बहुत ज्यादा कुरीतियां आ गई, उसमें झाड़ फूंक, टोना टोटका, कर्मकांड, इस प्रकार की चीजें खूब शामिल हुई। तंत्रवादी बौद्ध धर्म में प्रज्ञा यानी परम ज्ञान या शून्य, उपाया यानी करुणा के समीप, स्त्री यानी प्रजा और पुरुष यानी उपाया के रूप में शरीर व आत्मा के माध्यम से परम आनंद या परम सत्य की प्राप्ति की जा सकती। इस प्रकार से बुद्धि चित्त मन की अवस्था नहीं रह गया, अब संकल्प के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार से वज्रायन शाखा का जन्म तंत्रवादी बौद्ध धर्म में हुआ। यानी एक वज्रायन शाखा है बौद्ध धर्म में। कौन सी शाखा जी? वज्रायन शाखा थी, जिसका तंत्रवादी बौद्ध धर्म में हुआ था। 10वीं शताब्दी तक वज्रायन के भीतर एक काल चक्र यान का जन्म हुआ। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में 7वीं शताब्दी में हीनयान विस्थापित कर दिया, उसी प्रकार से 10वीं शताब्दी में भारत में महायान को वज्रायन ने विस्थापित कर दिया। इसने हीनयान बौद्ध धर्म में मठ परंपरा की शुरुआत की और रूढ़िवादी यानी बौद्ध धर्म में जो पुरानी परंपराएं थी वो महायान बौद्ध धर्म में पंडितायन दर्शन का विरोध किया। अगर 11वीं 12वीं शताब्दी में अगर आप देखो भैया, बंगाल, दक्षिणी बिहार, कश्मीर में यह संप्रदाय प्रभावी रहा। यानी बौद्ध धर्म में क्या है, कई सारे संप्रदाय आ जाते हैं। उसमें रूढ़िवाद, कर्मकांड, रूढ़िवाद मतलब समझते पुरानी परंपरा, झाड़ फूंक, टोना टोटका, ये सारी चीजें थी। कर्मकांड बहुत ज्यादा, पूजा पाठ खूब होने लगा, खास से किसमें? बौद्ध धर्म में। इन बहुप्रचलित विश्वासों के विपरीत उत्तर भारत में हर्षवर्धन काल में बंगाल बिहार तक सिमट गया। यानी बौद्ध धर्म धीरे धीरे सिमटता चला गया। 16वीं शताब्दी तक भारत में पूर्णता गायब हो जा गया। यानी बौद्ध धर्म देखोगे 16वीं शताब्दी में धीरे धीरे कह सकते हैं गायब होने लग गया। बौद्ध धर्म को बंगाल के पाल शासक यानी महिपाल प्रथम और रामपाल का उदार संरक्षण प्राप्त हुआ था। अगर आप देखेंगे पाल शासकों की सत्ता दक्षिण बिहार में विस्तार हुई और नालंदा मठ में उनको संरक्षण मिला। यानी अगर आप देखिएगा बौद्ध धर्म को बंगाल के पाल शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है, और नालंदा मठ का उन्होंने संरक्षण दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने विक्रमशिला यानी भागलपुर के निकट 2 मठों की स्थापना की थी बौद्ध धर्म की। बंगाल में पाल शासकों के संरक्षण के अधीन सोमपुरी में मठ बना और प्रख्यात बौद्ध विद्वान दीपकर निवास करते थे। अगर हम बात दीपकर, अतीत दीपांकर को नागार्जुन के बाद सर्वाधिक विख्यात भिक्षु माना गया। वह विक्रमशिला के सर्वोच्च आचार्य हुए। अगर आप बात लें, बाद में वह तिब्बत चले गए। यानी अन्य बौद्ध केंद्र जैसे कश्मीर जो तिब्बत और चीन के मध्य एशिया से बौद्ध भिक्षुओं का आने जाने का केंद्र बन गया। 980 में उदयन ने चीन में जाकर के बौद्ध धर्म में चीनी भाषा को अनुवादित किया। यानी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तो खूब हो रहा था, लेकिन वो चीन में हो रहा था या श्रीलंका में हो रहा था। भारत में अगर आप देखेंगे जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है वह हम लोगों को बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। और बौद्ध धर्म जो एक प्रकार से राजकीय धर्म था, अब धीरे धीरे वह राजकीय धर्म नहीं रह गया, उसका प्रचार प्रसार उतना ज्यादा नहीं रहा। इस समय कह सकते हैं यहाँ पर जो इस्लाम धर्म है या जो मुस्लिम धर्म है उसका प्रचार प्रसार भारत में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है।
कई सारे ऐसे लोग थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे। वो खास तौर से लालच में, जैसे किसी कारणवश उन्होंने इस्लाम को भी कबूल कर लिया। कुछ लोगों ने उसमें से हिंदू धर्म में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे बौद्ध धर्म जो था धीरे-धीरे कह सकते हैं भारत में पतन की ओर आगे बढ़ा। उसी प्रकार से अगर मैं जैन परंपरा की यानी जो जैन धर्म है, जैन धर्म को गुजरात के चालुक्यों के शासकों के अंतर्गत उदार संरक्षण प्राप्त है। यानी जैन धर्म को किसने संरक्षण दिया था? दक्षिण भारत में खास गुजरात के इलाके बात वहां के चालुक्यों ने इसको संरक्षण दिया था। चालुक्य वंश के संस्थापक मूल राज के समय ही उन्होंने अपनी राजधानी में जैन मंदिर का निर्माण करवाया। जैन धर्म गुजरात में पनपता रहा। चालुक्यों के दरबार में सुशोभित जैन विद्वान ऐसे गुरु आते थे। यानी जैन धर्म को कह सकते चालुक्यों ने एक प्रकार से संरक्षण दिया। भीम प्रथम के मंत्री विमल आबू में आदिनाथ की प्रतिमा का निर्माण करवाया, जो एक प्रकार से क्या थे, जैन धर्म के गुरु थे। सिद्धराज और कुमार पाल के संरक्षण से जैन धर्म कह सकते फला फूला। इस बात का उल्लेख मिलता है कि कुमार पाल ने प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद के प्रभाव में आकर के जैन धर्म अपना लिया था। अगर आप देखें कुमार पाल एक राजा है जो खास तौर से जैन धर्म के प्रभाव से इतना ज्यादा प्रभावित होता है कि वो जैन धर्म को अपना लेता है। अब 1930 में तेजपाल ने आबू में सोमीनाथ का मंदिर का निर्माण करवाया, जिसकी भव्यता उस समय की बताई जाती है। अपनी विशालता के कारण देवालय वाड़ा के रूप में जाना जाता है। खंभात में चिंतामणि पारसनाथ मंदिर का निर्माण 1108 में करवाया गया। बाद में 1295 में इसकी मरम्मत हुई। वहां मालवा चित्रकूट में जैन अनुयायी के तीर्थ आते थे। दक्षिण भारत में अगर आप देखें चालुक्यों, हेलसेल दोनों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। पश्चिमी चालुक्यों के वंश में अगर आप देखेंगे तो तैलप ने कन्नड़ कवि रत्न का संरक्षण प्राप्त था। अगर खास पश्चिम में चालुक्यों ने जैन विशदी को उदार संरक्षण दिया। हेमचंद सूरी ने कुमार पाल को जैन धर्म में दीक्षित किया। यह वह समय था जब वास्तुपाल और तेजपाल ने माउंट आबू में जैन मंदिर की स्थापना। तो आप खास तो देखेंगे, खास तौर से जो पाल शासक हैं उन लोगों ने जैन धर्म को क्या दिया था भाई मेरे, संरक्षण दिया था। जैन धर्म को खूब संरक्षण मिला था। इसी प्रकार जैन भिक्षु वर्धमान देव, ठीक है, विनय दिव्य के शासन काल में हेल सेल प्रशासन में महत्वपूर्ण, जो जैन धर्म के लोग थे उन्हें शासन प्रशासन में भी कह सकते हो कि बड़े बड़े पद प्राप्त हुए थे। जैन विद्वान हेल सेल शासकों के आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने जैन भिक्षु तथा मंदिरों को उदारता का अनुदान प्राप्त किया। विष्णुवर्धन जो था वह हेल सेल का शासक था, जिसने रामानुजाचार्य के प्रभाव में आकर के वैष्णव धर्म को में अपनी आस्था बदली। तद्यपि उसने जैन मंदिरों और भिक्षुकों को संरक्षण जारी रखा। विष्णुवर्धन जो था कई प्रकार के मंत्री और सेना नायक भी उसके जैन अनुयायी थे। उसके मंत्री गणराज ने न केवल जैन मंदिर को दान दिया, बल्कि अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने स्मारक भी जैन शैली में बनवाया। हेयल सेल के शासक वीर बल्लभ द्वितीय ने नरसिंह तृतीय ने जैन थे। उन्होंने जैन धर्म को संरक्षण प्राप्त किया। हेलसेल के शासक में संरक्षण में जैन धर्म दक्षिण भारत में भी क्या भाई खूब फलता फूलता रहा। हेलसेल के शासकों के अतिरिक्त जैन धर्म को समान रूप से कर्नाटक में सामंती सरदारों का भी संरक्षण मिला था। कर्नाटक में खूब प्राप्त हुआ। जैन धर्म की गतिविधियों में शिक्षा का केंद्र भी बना। 1398 में सिद्धि बस्ती में स्तंभ लेख जो थे वो लिखवाए गए। क्या थे? स्तंभ लेख का भी निर्माण करवाया गया। अगर आप देखेंगे यानी जैन धर्म को अगर आप देखेंगे तो काफी संरक्षण इस समय क्या होता था, हम लोग देखेंगे काफी प्राप्त होता था। देखिएगा तो इसे जैन धर्म काफी फलता फूलता रहा। यह वह काल है जब बड़ी संख्या में संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, अपभ्रंश भाषा में जैन ग्रंथों की रचनाएं की गई। अभिदेव ने नए अंगों की रचना भाष्य लिखा। इस समय कैसे काफी जो जैन ग्रंथ थे उनकी रचनाएं भी हम लोगों को क्या है देखने को मिली। यानी जैन धर्म को अगर आप देखें तो काफी मान सम्मान प्राप्त हो रहा है। कई सारे राजाओं का, चालुक्यों का, हेलसेल का, या कर्नाटक में अगर आप देखेंगे वहां के सरदारों का जैन धर्म को काफी संरक्षण प्राप्त हुआ है। और इस समय कह सकते जैन धर्म में कई सारे ग्रंथ लिखे गए, कई सारे पुस्तकें लिखी गई, कई सारी टीकाएं लिखी गई, जिससे जैन धर्म तो काफी फलता फूलता रहा। अगर आप देखेंगे खास तौर से इस शताब्दी में मुसलमानों के आ जाने के बाद भी दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती, फिर भी जैन धर्म जो काफी फलता फूलता रहता है। लेकिन जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म थोड़ा पीछे चला जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म में
जो दो नई शाखाएं जाती हैं और खास से बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण तो समाप्त हो गया था, लेकिन जो जैन धर्म है, जैन धर्म को अगर आप देखें चालुक्यों का, हेलसेल का, कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे तो जैन धर्म को काफी संरक्षण रहा कई सारे राजाओं का, लेकिन उस वैसा संरक्षण अगर आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म को नहीं मिल पाया था। शुरू में बौद्ध धर्म को काफी संरक्षण मिला था, लेकिन बाद के समय अगर आप देखेंगे तो जैन धर्म को काफी संरक्षण मिला। जैन धर्म जो था वह भारत में काफी फलता फूलता रहा। चलिए अगला पार्ट इसमें देख लेते हैं जो हमारा जो नेक्स्ट है, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, वेदांतिक परंपराएं। देखो वेदांतिक का मतलब क्या होता है, वेदांतिक का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंतिम भाग। अरे भैया मेरे जो वेदों के अंतिम भाग थे उन्हीं को वेदांतिक कहा जाता है। वेदांतिक उत्तर मीमांसा के रूप में भी जाना जाता है। वेदांतिक किस रूप में जाना जाता है जी? उत्तर मीमांसा के रूप में जाना जाता है, जो उपनिषदों के दर्शन पर आधारित दार्शनिक परंपरा पर है, यानी जो उपनिषदों पर आधारित है लेकिन दर्शन यानी फिलोसफी परंपरा पर क्या है, बल देता है। पूर्व मीमांसा से भिन्न है जिसका अधिक बल अनुष्ठानों पर है। वेदांतिक क्या है? अरे भैया वेदांतिक वही जो अनुष्ठान, अनुष्ठान मतलब समझते हो पूजा पाठ पर बहुत बल देते, तंत्र मंत्र पर बहुत बल देते, वेदांतिक वही है। पूजा पाठ, अनुष्ठान मतलब होता है जो हवन ववन होता है, इस पर बहुत ज्यादा बल देता है, ठीक है। वेदांतिक दर्शन परंपरा में मुख्य प्रतिपादक 8वीं शताब्दी में आते हैं। वेदांतिक परंपरा की शुरुआत कब हुई? 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी ने की, जिन्होंने अद्वैत विचार का प्रतिपादन किया था। अद्वैतवाद किसने दिया था? शंकराचार्य, जिसको हम बोलते हैं आदि गुरु शंकराचार्य बोला जाता है। किनको बोला जाता है जी? 8वीं शताब्दी में वेदांतिक परंपरा की जो मुख्य प्रतिपादक कौन है? 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य हैं, जिन्होंने अद्वैत परंपरा का प्रतिपादन किया था। अगर हम बात करें, इन्होंने वैष्णव आचार्य ने व्यापक रूप से शंकराचार्य को अद्वैत दर्शन पर प्रण चिन्ह लगाया। किसने लगाया था जी? जो वैष्णव आचार्य हैं, जो वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग थे, उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन पर इन्होंने प्रश्न कर दिया था, सवाल खड़े कर दिए थे। शंकर का ब्रह्म निराकार था, यानी जो शंकराचार्य हैं इनका भगवान को, ब्रह्म को क्या मानते हैं? निराकार। निराकार मतलब समझते भैया, जिसका कोई आकार वाकार नहीं है, जिसका ना तो कोई रंग है ना तो कोई रूप है। जैसे हम लोग राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, जो लोग निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, यानी भगवान का ना तो कोई रूप है ना तो कोई रंग है ना तो कोई आकार है, भगवान तो कण कण में है और हर जगह विद्यमान है, ठीक है, निराकार मानते थे जी, जिसमें कोई भक्तिपूर्ण भावनाओं का जागृत करना असंभव है। नहीं कहते थे भैया कि ब्रह्म को भक्ति के जरिए हम उसको जगा नहीं सकते हैं, अतः जिसे प्रार्थना करना अर्थहीन था, यानी ये लोग कहते थे प्रार्थना करना अर्थहीन है। लेकिन पीड़ा और संतावना के जो साक्षी ईश्वरीय परंपरा में दया की अपेक्षा करते हैं। व्यक्ति को इस चाह में ही दार्शनिकों ने वेदांत की पुनर्व्याख्या की है। प्रेम और भक्ति पर बल देने वाली यही है, यानी वेदांत में अगर आप देखो किस पर बल दिया भैया? प्रेम पर और भक्ति पर। किस पर जी? प्रेम पर और भक्ति पर ही सबसे ज्यादा क्या दिया? बल दिया गया है। करने वाली या पुनर्व्याख्यित वैष्णव आचार्य ने वेदांतिक दर्शन में संशोधनवादी दृष्टिकोण को बताया। संशोधन, ये लोग कहते थे कि वेदांत में संशोधन हो यानी बदलाव हो, लेकिन वेदांतिक दर्शन ने वैष्णव से इतर विद्वानों ने को भी आकर्षित किया। इसी तरह कुछ गैर वैष्णव वेदांतिकों ने आराध्य देव की पहचान की वेदांतिक ब्रह्म से की है। श्रीकांत जो वैदांतिक सूत्र के सयो भाष्यकार थे, उन्होंने शिव और वेदांतिक को, ब्रह्म को एक रूप एक समान है, यानी अगर आप देखें शिव को और ब्रह्म को एक समान माना गया है। अगर आप देखें कौन सा मत है, आप देखिएगा यहाँ पर हमारा मुख्यतः वैष्णव आचार परंपरा में खास से वेदांतिक दर्शन के मतों की बात करेंगे। जो चर्चा, देखो विशिष्टाद्वैतवाद क्या है? एक मत क्या है जिसका नाम क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक नाथ मुनि थे, लेकिन विख्यात यमुनाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक माने जाते हैं, जिन्हें चोल रानी है विजेता की उपाधि से नवाजा गया है। रामानुजाचार्य के अधीन यह मत परिपक्व हुआ है। यानी विशिष्टाद्वैतवाद कौन है? जो रामानुजाचार्य है, इसको इन्होंने परिपक्व किया है। खास से जो रामानुज ने श्रीरंगम में यमुनाचार्य के उत्तराधिकारी थे। जैसा कि ऊपर बताया गया कि रामानुजाचार्य को श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया है। विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? रामानुज नाम है जिसने क्या दिया था जी? विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया है। प्रारंभ से वह कांचीपुरम में अद्वैत दार्शनिक यादव प्रकाश के शिष्य थे। किसके शिष्य जी? यादव प्रकाश के शिष्य थे। और कहां पर जी? कांचीपुरम में। लेकिन जल्द ही अद्वैत के दर्शन
में उनका विश्वास उठ गया। यानी किससे विश्वास उठ गया था? अद्वैत से। रामानुज ने 3 शाश्वत सिद्धांत की चर्चा की। किसकी? चित यानी जीवात्मा की, अचैतन्य की और परमात्मा की। रामानुज ने 3 चीजों की चर्चा की है। किसकी जी? जीवात्मा की है, ठीक है, अचैत की है और जगत की इसकी चर्चा किसने की है? रामानुजाचार्य ने की है। अगर हम लोग बात करें, अगला देखिएगा नेक्स्ट हमारे क्या? निम्बकाचार्य। शंकर के माया के दर्शन के विरुद्ध, यानी जो शंकराचार्य जी हैं उनकी माया दर्शन के विरुद्ध तेलुगु ब्राह्मण निम्बका का मत जो है 12वीं शताब्दी में विकसित हुआ। अपना अधिकांश समय उन्होंने उत्तर भारत के वृंदावन में व्यतीत किया। यानी जो निम्बकाचार्य हैं इन्होंने शंकराचार्य के विरुद्ध अपना मत दिया है और तेलुगु ब्राह्मण थे और जिन्होंने 12वीं शताब्दी में अपना मत दिया और खास तौर से उत्तर भारत में वृंदावन में रहते थे। निम्बका ने वेदांत पराजित सौरभ की रचना की और ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा। निम्बका ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। किसका जी? द्वैताद्वैतवाद। निम्बकाचार्य ने किसका सिद्धांत दिया जी? द्वैताद्वैतवाद, यानी भेदभाव और द्वैतवादी अद्वैतवादी। वह रामानुज के इस विचार से 2 आधारों पर भिन्न रखते हैं कि परम सत्ता एक है। उनका भक्ति पर मौलिक प्रेम भाव के रूप में बल है। वह कृष्ण और राधा के गोपियों कर, देखो अगर आप निम्बकाचार्य जो हैं ये राधा कृष्ण और गोपियों के जो प्रेम है उस पर बहुत ज्यादा बल देते हैं। रामानुज से भिन्न निम्बका इस बात को कहते थे कि परमात्मा और जीवात्मा यह चैतन्य संसार के साथ भेद रखने वाली एक रूप है और भिन्न स्वरूप है। इस अर्थ में वह एक रूप की बात, जीवात्मा और चैतन्य की बात करते हैं। निम्बकाचार्य किसकी बात करते हैं जी? जीवात्मा और चैतन्य की बात करते हैं। उनका कोई स्वतंत्र लेख अस्तित्व में नहीं है जो लिखा हो, लेकिन उनका जो दर्शन है अद्वैत और द्वैत दोनों को मानता है। इसलिए इन्होंने क्या सिद्धांत दिया? द्वैताद्वैतवाद। किसने दिया था? निम्बकाचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया जी? द्वैताद्वैतवाद का सिद्धांत दिया है। अगर आप देखेंगे दूसरा क्या? माधवाचार्य। माधवाचार्य जी ने आनंद तीर्थ यानी 13वीं शताब्दी में अद्वैत यानी परमात्मा और जीवात्मा दोनों यथार्थ सत्ता पर विश्वास है इसका प्रतिपादक थे। उनकी दीक्षा जो है पुरुषोत्तम तीर्थ द्वारा की गई है। वह बद्रिक श्रमक तीर्थ हेतु आए थे जहां उनका राम और वेद व्यास की प्रतिमाएं लेकर के आना पता चला। उन्होंने व्यापक रूप से भ्रमण किया, अपने शिष्यों को निरहथार्थ और जगन्नाथ क्षेत्र में पुरी जो राम और सीता की प्रतिमा लेने के लिए भेजा। माधवा का मुख्य प्रभाव क्षेत्र कर्नाटक था। माधवाचार्य कहां से हैं? इनका प्रभाव क्षेत्र कहां माना जाता है? कर्नाटक माना जाता है, जहां उन्होंने माधव संप्रदाय के 8 मठ, यानी माधवाचार्य जी ने माधव मठ के 8 संप्रदाय की स्थापना की है। माधव ने गोपाल कृष्ण और राधा के रूप को नकारा है, यानी ये राधा कृष्ण के रूप को नहीं मानते हैं। माधव के अनुसार जीवात्मा और अज्ञान के कारण ईश्वर भिन्न है। ये क्या मानते भैया? जो जीवात्मा है और जो अज्ञानता है इस कारण से ईश्वर भिन्न है। इस प्रकार इन्होंने अद्वैत पर विश्वास है इनका। अगर माधवाचार्य की बात करें, इस पर किस पर विश्वास करते जी? अद्वैत पर, ठीक है। वह ईश्वर और आत्मा के संबंध को स्वामी और सेवक के संबंध मानते हैं। देखो जो माधवाचार्य है वो कहते हैं भैया जो स्वामी है, यानी जो अगर बात करें जो भक्त है, जो स्वामी और सेवक के संबंध मानते हैं, यानी भगवान को स्वामी मानते हैं और भक्त को सेवक मानते हैं, ये माधवाचार्य है। और इन्होंने कौन सा मत दिया? द्वैतवाद पर इनका विश्वास है। उन्होंने शंकर के अद्वैत सिद्धांत का विरोध किया। किसने? माधवाचार्य जी ने जो शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत है उसका विरोध किया है। माधवा ने ब्रह्म सूत्र और उपनिषद के भाष्य लिखे हैं। उनके लिए वेदांत का ब्रह्म कोई निराकार सत्ता नहीं बल्कि हरि और विष्णु एक ही नाम है। माधवाचार्य जी कहते भैया जो हरि हैं और जो विष्णु हैं दोनों एक ही हैं। कौन कहता जी? माधवाचार्य कहते हैं। अगला है बल्लभाचार्य। नेक्स्ट हमारे क्या? बल्लभाचार्य। देखिएगा शंकर मतलब शंकराचार्य। बार बार बुक में शंकर शंकर लिख करके आ रहा है, इसका मतलब क्या है जी? शंकराचार्य। शंकर के अद्वैत दर्शन के विरोध का एक चक्र बल्लभाचार्य हैं जिनके साथ पूर्ण होता है। उन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। बल्लभाचार्य ने किसको दिया जी? शुद्ध अद्वैतवाद को दिया है। वह भी वेदांत की सगुणात्मक व्याख्या करते हैं। इस प्रकार शंकर और रामानुज दोनों से भिन्न मत अपना रखते हैं। उन्होंने ब्रह्म कृष्ण के रूप में माना है, यानी वो मानते भैया जो ब्रह्म कौन है? ब्रह्म कौन है? कृष्ण है। उनके लिए संसार के सभी जीव यथार्थ लिए हुए हैं। वह कोई भ्रम मात्र या माया नहीं है, किंतु वह ब्रह्म से भिन्न ही नहीं है। वह अस्तित्ववान
रचनाएं ब्रह्म को मानते हैं, यानी क्या ब्रह्म को मानते हैं और कहते हैं भैया भगवान कौन है, भगवान किसको ही भगवान मानते हैं। अगर हम बात करें, अगर आप देखें, उन्होंने ब्रह्म सूत्र, भाष्य और भागवत भागवत टीका पर उन्होंने अपनी रचनाएं की। किसने किया जी? माधवाचार्य। यानी इसमें जैसे माधवाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, निम्बकाचार्य हैं, इन लोगों ने एक प्रकार से जो शंकराचार्य हैं, कोई इनके मत को मानता है, कोई इनके मत को नहीं मानता है। जैसे विशिष्टाद्वैतवाद का जो सिद्धांत है, इसकी हम लोग बात करते हैं। द्वैताद्वैतवाद जैसे हम लोगों ने चक्र किया था, तो वेदांतिक काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसको पढ़ करके जाना ही जाना है। इसलिए इसलिए जो आपने जो था, जो भ्रमणिक परंपरा है, जो वेदांतिक परंपरा है, इन दोनों में एक प्रकार का विरोध कैसा है, वो विरोध आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हर जो संत है, जैसे निम्बकाचार्य है, माधवाचार्य है, वल्लभाचार्य हैं, ये एक दूसरे से मतों को काटते हैं, बल्कि इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। किसी ने द्वैताद्वैतवाद दिया, किसी ने द्वैतवाद दिया है, किसी ने विशिष्टाद्वैतवाद दिया है। तो अलग अलग जो परंपरा लोग संत हैं हमारे, उन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, अलग अलग परंपराएं उन्होंने बताई। चलिए हम लोग अगला चैप्टर देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 3 क्या है? संस्थागत विकास, सुल्तान, अमीर और उलेमा। उलेमा मतलब समझते हो? अरे भाई जो धार्मिक गुरु होते हैं उनको उलेमा बोला जाता है, ठीक है। अमीर कौन है भैया? पैसे वाला आदमी अमीर होता था। और सुल्तान क्या होता था? बादशाह होता था, जो राजा होता था उसको सुल्तान बोलते हैं। अब देखिएगा, दिल्ली सल्तनत और खिलाफत क्या है, सुल्तान क्या है, तुर्गान ए चहलगामी क्या है, चहलगानी क्या है, और ये इंपॉर्टेंट है सल्तनत कालीन के शासक और कुलीन वर्ग की रचना कैसे, ये खाना इंपॉर्टेंट है। उलेमा को भी हम लोग जरूर पढ़ेंगे, उलेमा आखिर चीज क्या होती है, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखेगा दिल्ली सल्तनत और खिलाफत। खिलाफत देखेगा मोहम्मद हजरत, देखिए पैगंबर मोहम्मद, अगर मैं बात करूं, जो पैगंबर साहब हैं, पैगंबर हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद खिलाफत नामक एक संस्था थी है। खिलाफत आप समझे? खिलाफत का मतलब होता कि जिन लोगों ने मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को बढ़ाने का काम किया, वो लोग खलीफा कहलाए। या खलीफा कौन है, या खिलाफत क्या है? खिलाफत खलीफा यही है जी कि जिन लोगों ने मोहम्मद पैगंबर साहब की शिक्षाओं को बढ़ाने का काम किया, वही खलीफा कहलाए। हजरत अबू बकर मुस्लिम समुदाय के उलेमा थे, जो पहले खलीफा बने। सबसे पहला खलीफा कौन है? आखिर हम थोड़ा मैं डिस्कस कर लेगा, आखिर खलीफा क्या है। अरे भैया, खलीफा का मतलब सिंपल सा मतलब है कि इस्लाम में जो मोहम्मद पैगंबर साहब हैं, उनकी शिक्षाओं का, उनकी पढ़ाई का, उनके ज्ञान को या उनके धार्मिक चीजों को जिन लोगों ने आगे बढ़ाया, उन्हीं को हम खलीफा कहते हैं। और पहला खलीफा कौन बना? अबू बकर बने पहले खलीफा। प्रारंभ में सत्ता के उत्तराधिकारी के विषय के चुनाव में कुछ तत्व थे। यह प्रथा पूर्व कबीलाई परंपरा से थी। अब देखो, अब थोड़ा और जिक्र करते हो, आखिर खलीफा कौन है? खलीफा कह सकते हो कि एक प्रकार का मुस्लिम धार्मिक गुरु है, और यह एक प्रकार की राजनीतिक और धार्मिक दोनों पोस्ट है। मुसलमानों में या इस्लाम में कह सकते हो कि सबसे बड़ा जो राजनीतिक पद है, राजनीतिक धार्मिक पद है, वो खलीफा का पद है। यानी इस्लाम में कह सकते हो खलीफा वो पद था या पोस्ट थी जो उनका राजनीतिक गुरु है और पूरी दुनिया के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, कितना? पूरी दुनिया के जो मुसलमान थे उनका प्रतिनिधि था। कौन था? खलीफा था। और दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान हैं, वो खलीफा से आज्ञा लेकर के शासक बनते थे। जैसे मान लो कुतुबुद्दीन ऐबक आए, इल्तुतमिश आए, रजिया सुल्तान आई, बलवन आए, खिलजी आए, तुगलक आए। इनको सुल्तान क्यों बोला गया? इनको सुल्तान इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये खलीफा से एक प्रकार से परमिशन लेकर के अपना शासन चलाते हैं। और खलीफा का जब आज्ञा पा जाते हैं और शासन चलाते थे, तो लोगों को लगता था ये मुस्लिम धर्म के अनुसार ही क्या कर रहे हैं, अपना शासन चला रहे हैं। तो दिल्ली सल्तनत में अगर आप देखेंगे तो जो खलीफा है, उनसे एक प्रकार से धार्मिक परमिशन लेकर के, क्या मैंने धार्मिक तौर से उनसे परमिशन है, यानी उन्होंने उनको परमिशन दे रखी है। ठीक है, ठीक है। और इस परमिशन के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, वो पूरे शासन काल को चला रहे हैं, ताकि आम जनता को जो है वो इनमें विश्वास हो। ठीक है, इस्लामी व्यवस्था में खलीफा को धार्मिक संरक्षण और राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने वाला समझा जाता है।
अगर आप देखें इस्लामी व्यवस्था में जो खलीफा है, खलीफा को क्या माना जाता है? जिसको धर्म का संरक्षण है, जो धर्म को बचाता है, धर्म को आगे बढ़ाता है और राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने में, यानी खलीफा जो है वह राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने में उनका रोल था। पूरे मुस्लिम समुदाय का प्रमुख होता है। खलीफा कौन होता जी? पूरे मुस्लिम समुदाय का प्रमुख होता है। एक प्रकार से धार्मिक गुरु है उनका सबसे बड़ा, पूरी दुनिया के मुसलमानों का। पहले 4 पवित्र खलीफा कौन-कौन से? पहला भैया खलीफा कौन है? अबू बकर। पहले खलीफा कौन बने? अबू बकर बने। उसके बाद कौन है? हजरत उमर है। कौन है? दूसरे कौन है? हजरत उमर है। तीसरे कौन है? हजरत उस्मान है। कौन है? तीसरे कौन है? हजरत उस्मान है। और चौथे कौन है? हजरत अली। अली कौन है? जो मोहम्मद पैगंबर साहब की जो लड़की है, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, नहीं अभी बताता। उनके जो यानी उनके जो दामाद है, अली वही तो है ना, आप सब जानते भी होंगे। चौथे खलीफा कौन बनते हैं? मोहम्मद पैगंबर साहब की जो लड़की हैं, जिनका नाम मैं भूल गया, नहीं अभी मैं बताता आप सबको। उनकी उनकी जो लड़की की शादी अली से तो हुई थी ना, उनके दामाद हैं। तो चौथे 4 खलीफा हैं। के बाद में बादशाह शासने परंपरा 661 में उस्मान वंश स्थापित हुआ, जिसका केंद्र सीरिया था। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, देखो खास तौर से जो खलीफा हैं, उन्हीं खलीफाओं से आज्ञा लेकर के दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं, वो अपना शासन काल चलाते हैं। इसलिए दिल्ली सल्तनत को सल्तनत काल भी बोला जाता है। सल्तनत क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता था कि दिल्ली सल्तनत में जो मुस्लिम शासक हैं, वो खलीफाओं से आज्ञा लेकर के या उनको मान करके अपना शासन चलाते थे, ताकि आम जनता का विश्वास रहे कि जो राजा है, जो शासक है, वो इस्लाम धर्म के अनुसार अपने शासन काल को चला रहा है, या जनता का उसमें विश्वास रहे। इसलिए खलीफा से एक प्रकार से आज्ञा लेकर के, अनुशंसा लेकर के, आज्ञा लेकर के पूरा शासन चलाते हैं। इसलिए दिल्ली सल्तनत और खिलाफत के बारे में बात किया। खिलाफत वही जो खलीफा है, और खलीफा कौन है? जो इस्लाम में धार्मिक गुरु हैं। और 4 खलीफाओं के बारे में हमने जिक्र किया, जो 4 खलीफा थे। ठीक है, सल्तनत काल के समय बगदाद में खलीफा का पतन मुखी थी। खलीफा की सत्ता नाम मात्र की निष्ठा का जरिया मत रह गई। देखो बाद में खलीफा का जो पद होता है लगभग समाप्त हो जाता है, लेकिन एक समय कह सकते हैं जो खलीफा का पद है बहुत बड़ा पद है, और इसी से आज्ञा लेकर के कह सकते हो कि दिल्ली सल्तनत जो सुल्तान है अपना पूरा शासन काल चलाती थी और पूरा चलता था। और खलीफा ये काफी इंपॉर्टेंट। अगला का सुल्तान कौन है? देखो प्रारंभिक इस्लामिक व्यवस्था में सुल्तान के पद का कोई अस्तित्व नहीं था। अगर शुरू में देखोगे जो इस्लामिक व्यवस्था है उसमें सुल्तान का पद कुछ नहीं था। खिलाफत की शक्ति के क्षीण होने के साथ सुल्तान एक शक्तिशाली शासक बना। देखो जब तक खिलाफत यानी जब तक खलीफा मजबूत रहे तब तक सुल्तान का कोई अस्तित्व नहीं होता था, लेकिन जैसे खिलाफत या खलीफा कमजोर पड़े, उनकी शक्तियां कम हुई, तो जो सुल्तान है, सुल्तान एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभरा। वह स्वतंत्र राज का सार्वभौमिक शासक होता। सुल्तान कौन है? जो एक स्वतंत्र राज्य को चलाता था या जो शासक होता था उसे ही सुल्तान बोला जाता है। दिल्ली सल्तनत में जो शासक हैं उनको सुल्तान बोलते हैं। दिल्ली सल्तनत में जनहित के लिए नागरिक और राजनीतिक नियम बनाते थे। सुल्तान क्या करते थे भैया? दिल्ली सल्तनत में नागरिकों के नियम कानून बनाने का काम कौन करता था? सुल्तान करता था। खुतबा और सिक्कों के प्रतीक उस पर नाम लिखो। खुतबा एक प्रकार से जैसे कोई सिक्के बन रहा है उस पर अपना नाम लिखवाना, सिक्के चलवाने का काम कौन करता था? सुल्तान करता था। खुतबा एक औपचारिक धर्मोपदेश है जो शुक्रवार के समय पढ़ा जाता। खुतबा क्या है? इसको शुक्रवार के समय पढ़ा जाता था, जिसमें सुल्तान का एक इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ, इसमें सुल्तान के नाम समुदाय के रूप में लिया जाता है। यानी खुतबा जो पढ़ा जाता था, जो शुक्रवार को पढ़ा जाता था, इसमें सुल्तान का नाम लिया जाता था। सिक्कों को जारी करना भी राजसत्ता, यानी सिक्के कौन जारी करता था? सुल्तान जारी करता था। सिक्के कौन चलाता? सुल्तान चलाता था। सिक्कों पर सुल्तान का नाम लिखा रहता था। अगर आप देखें दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान है, जो सिक्कों देखोगे उसमें सुल्तान का नाम लिखा है। यद्यपि मुस्लिम संसार में कानूनी रूप से खलीफा संप्रभु है। खलीफा का एक प्रकार से संप्रभु, जो खलीफा होता था एक प्रकार से बड़े संप्रभु होता था, उसके पास सत्ता जा, लेकिन व्यवहारिक रूप में अगर आप देखेंगे सुल्तान ही सर्वोच्च शक्ति होती थी। सुल्तान के पास ही सर्वोच्च शक्ति होती थी। खलीफा संप्रभु होता तो है, लेकिन खलीफा से आज्ञा लेकर के सुल्तान एक प्रकार से कह सकते हैं ज्यादा शक्तिशाली हो गया। व्यवहारिक रूप से अगर रियल में देखो तो सुल्तान ज्यादा शक्तिशाली खलीफा से। वह खलीफा की सत्ता से लगभग
पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासन करता था। नहीं, खलीफा से बिल्कुल स्वतंत्र होकर के शासन कौन करता था? सुल्तान करता था। यदि सुल्तान के निर्विरोध सत्ता पर समूहों के दबाव के रूप में कोई बंधन नहीं था। उलेमा चाहते थे कि वह धार्मिक व्यवस्था को बनाए रखे। देखो, जो उलेमा वर्ग था, उलेमा कौन है? जो पादरी हैं, सॉरी पादरी नहीं, जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं। उलेमा जो वर्ग है वो चाहता था कि एक प्रकार से जो सुल्तान है वो धर्म की व्यवस्था को बनाए रखे। उरमा यानी जो कुलीन है वो राजनीतिक हितों का संरक्षण बनने की उम्मीद करते थे। जो रैयत थे यानी आमजन जो थे वो सुरक्षा और न्याय की उम्मीद करते थे सुल्तान की। देखो, उलेमा वर्ग चाहता था सुल्तान से कि भैया कि धर्म की व्यवस्था लागू रहे। जो कुलीन वर्ग है वो चाहता था कि हमारे राजनीतिक हित बने रहे। जो अमीर आदमी सुल्तान से चाहते थे कि हमारे राजनीतिक हित बने रहे। और जो आम आदमी थे वो चाहते थे राज्य में शांति रहे, सुरक्षा रहे, न्याय की उम्मीद करते थे। यद्यपि वह कानून यानी शरीयत का व्याख्या करता था। कौन करता था? अगर आप देखें, सुल्तान ही शरीयत की भी व्याख्या करता था। वह मुस्लिम समुदाय या न्यायवादी मत की अनदेखी नहीं कर सकता था। यानी जो शासन प्रशासन चलता था वो शरीयत के अनुसार। शरीयत क्या है? एक इस्लामिक रूल बुक है। इस शरीयत में क्या लिखा गया? इस्लामिक कानून लिखे गए हैं। किस प्रकार से कानून चलेगा, किस प्रकार से शादी होगा, किस प्रकार से ब्याह होगा, ये सारी चीजें कहां पर लिखी गई? शरीयत में लिखी गई। अलाउद्दीन खिलजी अक्सर सारा शरीयत का उल्लंघन का आरोप लगाता है। शहजादा के रूप में दक्कन के अभियान में से प्राप्त लूट के उपयोग के संदर्भ में काजी मुसुद्दीन और अलाउद्दीन के बीच में वर्जी का तर्क देता है कि विख्यात वार्तालाप पर अलाउद्दीन पर शरीयत का अनुसरण न करने का आरोप लगाता है। अगर आप देखेंगे, एक काजी कौन है? जो धार्मिक गुरु है। काजी जो शादीवादी काजी जो है, काजी क्या आरोप लगाता है? जो धार्मिक रूप से काम करता था। काजी एक प्रकार से न्यायाधीश को, कई बार न्यायाधीश भी होता था काजी, और धार्मिक है। ठीक है, ये आरोप लगाता, किस पर आरोप लगाता? अलाउद्दीन खिलजी पर, कि अलाउद्दीन खिलजी ने शरीयत को नहीं माना है। अलाउद्दीन दृढ़ इच्छा वाला सुल्तान है जो उलेमा से अपने मतभेदों को अपनी सत्ता से बाहर स्पष्ट किया है। उसे राज्य सत्ता और प्रशासन में शरीयत के नियमों को वो नहीं मानता। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो शरीयत के नियम कानूनों को बिल्कुल नहीं मानता था। धार्मिक नियम कानूनों को कौन नहीं मानता था? अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल नहीं मानता था। और बहुत ऐसे शासक हैं जो इस्लामिक रूल के अकॉर्डिंग, इस्लामिक परंपरा के अकॉर्डिंग ही क्या करते थे? अपने पूरे शासन काल को चलाते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ऐसा बिल्कुल नहीं करता था। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जो बता रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है और पेपर में आएगा ही आएगा। इनको आपको जरूर करके जाना है। ठीक है, जो जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ इनको पढ़ के जाना है। अगला देखिएगा, तुर्कान ए चहलगानी क्या है? तुर्कान ए चहलगानी, देखिएगा अगला जो हमारा पॉइंट करेगा, तुर्कान ए चहलगानी क्या है? यानी एक प्रकार का बंदगान है। यानी 40 तुर्क गुलाम अधिकारियों का समूह होता था। क्या था? इल्तुतमिश ने 40 ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाया था जो पूरे शासन प्रशासन को देखते थे। तुर्गान ए चहलगानी क्या है? एक प्रकार की एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा समूह है जिसमें 40 लोग हैं और उनको अधिकारी हैं जो पूरे शासन को देखते हैं, शासन प्रशासन को देखने का काम करते थे। और 40 जो लोग थे एक प्रकार से तुर्क गुलाम थे। और इनको इल्तुतमिश ने एक प्रकार से एक ऐसा समूह बनाया था जो विशेषज्ञ थे और जो सुल्तान के प्रति क्या होती, सुल्तान के प्रति इनमें क्या होती थी? निष्ठा हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, सुल्तान के प्रति क्या इसमें हम लोगों को निष्ठा देखने को मिलती है। उन्होंने इल्तुतमिश ने ऊंची कीमत के लिए, प्रत्येक के लिए 500 जीतल में अधिक खरीदा था। यानी ये जो 40 लोग थे इनको गुलाम के रूप में खरीद करके कौन लाया था? इल्तुतमिश लाया था। और लगभग 5,000 जीतल से ज्यादा में खरीदा गया। वो साहस और वीरता में दक्ष थे। यानी जो तुर्गान है, जो चहलगामी थे, इनमें बड़ा साहस था, बड़ी वीरता थी। इस प्रकार की चीजें हम लोगों को क्या है यहाँ पर देखने को मिलती है। मिनहाज ने 40 के समूह में से 25 को बताता। अगर मिनहाज एक इतिहासकार है जो 40 में से 25 लोगों के बारे में जिक्र करता है। मिनहाज ने कहा है कि इससे पता चलता है कि इनमें से कुछ को इल्तुतमिश ने मुसद्दिदुन बिन समा के विरासत में पाया है। इन गुलाम अधिकारियों को युद्ध कला में सुप्रशिक्षण किया गया था। जो गुलाम अधिकारी थे फारसी, अरबी और शरीयत में इनका प्रशिक्षण दिया गया था। इनमें सबसे प्रमुख थे मलिक कबीर खान खाना। इल्तुतमिश ने उन्हें नसरुद्दीन हुसैन का उत्तराधिकारी से खरीदा था। अगर आप देखें, ये 40 लोग जो थे एक प्रकार से क्या करते थे? पूरे शासन प्रशासन को चलाते थे और एक प्रकार के लेखे गुलाम थे। क्या थे? एक गुलाम थे। लेकिन इल्तुतमिश ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि ये
तुर्क गुलाम जिन्हें इतने प्यार और विश्वास से उन्हें पाला पोसा है, सर्वोच्च पद पर पहुंचाया था, वह एक दिन उसके वंश के लिए सिलसिलेवार से हत्या के जिम्मेदार होंगे। एक दिन पूर्ण रूप से उसकी पुरुष संतानों में नाम निशान मिटा देंगी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद विशेष रूप से राज निर्माण में अंततः बलवान जो 40 के समूहों का एक सदस्य था, वह सिंहासन रोहण और सत्ता को हासिल कर लेता है। यानी 40 लोगों में ही 40 लोग हैं, यही 40 लोग में एक आदमी जिसका नाम बलवान है, और यही आगे बलवान चल करके क्या बनता है, शासक बनता है। क्या करता है, यही जो 40 का समूह है, इसी में से एक आदमी आगे बन के शासक बनता है, और इसने ये काफी करता है। और 40 लोगों का मदद से क्या करता था, जो इल्तुतमिश है अपने पूरे शासन को चलाता था, अपने पूरे साम्राज्य को चलाने का काम कौन करता था, इल्तुतमिश। से 40 लोगों का जो अगला जो हमारा पॉइंट क्या रहेगा, सल्तनत कालीन शासक वर्ग कुलीनों की संरचना देखिएगा। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय उत्तर भारत में छोटे छोटे अनेक राज्यों में बटा। देखो, जब मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है तब भारत में क्या भैया, छोटे छोटे राज्यों में भारत बटा हुआ है, जिन पर राय राणा स्थानीय सरदार शासन करते थे। यानी मोहम्मद गोरी जब भारत पर आक्रमण किया, उस समय भारत में छोटे छोटे राजा होते थे, जिनको राय बोला जाता था, राणा बोला जाता था, यानी स्थानीय राजा हुआ करते थे। गांव के स्तर पर अगर आप गांव के लेवल पर देखोगे तो खेत और मुकद्दम जो होते थे गांव के मुखिया होते थे। यानी गांव का अमीर आदमी कौन होता था, उसको खोत बोला जाता था, खोत और मुकद्दम बोला जाता था, यानी गांव का प्रमुख होता था। इन दोनों में जैसे राय राणा खोत मुकद्दम के बीच चौधरी को माना जाता था, जो 100 गांव का प्रमुख होता। चौधरी कौन होता था जी, जो 100 गांव का प्रमुख कौन होता, जिसको हम चौधरी कहते हैं। कुल मिलाकर के गोरी के आक्रमण के समय शासक वर्ग उस समय को परिभाषित किए जा रहे थे, जो किसानों के अधिशेष यानी किसानों का जो राजस्व होता था, उनकी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन पर अधिकार करता था। यानी उस समय का जो शासक वर्ग था, भाई किसान के पास जो आमदनी हो रही है, जो बच रहा है, उस पर शासक वर्ग का एक प्रकार से अधिकार होता था। यह वर्ग किसानों के अधिशेष पर अधिकार करने के लिए भूमि पर उच्च अधिकार के दावे करते थे। यानी भूमि किसकी मानी जाती थी, शासक की मानी जाती थी। किसान जो खेती करते थे, जो कुछ बचता था, वो एक प्रकार से राजस्व जमा करवाना पड़ता था, राजा के यहाँ पर देना पड़ता था, राजस्व के रूप में, यानी लगान के रूप में। सल्तनत के शासकों के संगठन का विश्लेषण करने से जुड़े इससे कई सारे प्रश्न आते हैं। पुराने शासक वर्ग किस प्रकार से हटाए गए नए शासक वर्ग ने उनका स्थान ले लिया। आप सबको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना होती है, तो यहाँ पर मुसलमानों ने शासन करना शुरू किया। उससे पहले भारत में मुसलमानों ने शासन नहीं किया है, वो सिर्फ आते थे, लूटपाट करके चले जाते थे, आया लूटपाट के और चले गए। ठीक है, इस नए वर्ग जब जो नया शासक वर्ग आता है, जो मुसलमान वर्ग है, ने अधिशेष पर अधिकार करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। पहले जो पुराने थे, भैया थोड़ा मोड़ा वसूल करते थे, लगान के रूप में लेते थे। लेकिन जब नया शासक वर्ग आता है, जो मुस्लिम शासक आते हैं, और भारत में जब सल्तनत काल की दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, तो वहां पर भू राजस्व की जो वसूली है, जो लगान की वसूली है, उसके तरीके भी बदलेंगे। लगभग 13वीं शताब्दी में तुर्की शक्ति ने उत्तर भारत पर नहीं, यानी अगर आप देखेंगे 13वीं शताब्दी में तुर्की शक्ति ने भारत पर एक प्रकार से उत्तर भारत पर अपना अधिकार कर लिया। 14वीं शताब्दी के मध्य तक उसका विस्तार दक्कन तक हो गया, यानी दिल्ली सल्तनत भैया दक्कन यानी दक्षिण तक चली गई। अब एक विशाल भूभाग पर शांति रखना और शासन करना तुर्क मुसलमान कौन है, तुर्की कौन है, जिसको हम दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बोलते, सारे तुर्क मुसलमान है। ठीक है, इस कार्य के लिए शासक वर्ग को बनाए रखना जरूरी था। इस प्रारंभिक तुर्की शासकों का राजनीतिक और वित्तीय सत्ता पर अधिकार स्वरूप सुल्तान के साथ हिस्सेदारी थी। क्या, जो सुल्तान होता था उसके साथ शासक वर्ग की क्या हिस्सेदारी थी। प्रारंभिक काल में दूर दराज के जो प्रांत होते थे, वहां पर लगभग अमीरों का पूर्ण स्वतंत्रता, यानी जो अमीर होते थे, दूर दराज के इलाकों पर जो अमीर आदमी होता वही शासन करता था। यहाँ अमीर या कुलीन इन प्रदेशों के गवर्नर होते थे, ये गवर्नर के रूप में शासन करने थे होते जो अमीर होते थे। यह अमीर मुक्ति या वली कहलाते थे। अमीर को क्या बोला जाता जी, अमीरों को मुक्ति वली बोला जाता था। इनके अधीन प्रदेशों को इक्ता कहा जाता था। यानी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान होते थे, अपने पूरे भूभाग को यानी उसका जमीन के टुकड़े बांट देते थे, उसी को इक्ता बोला जाता था। और इक्तेदार क्या करते थे, किसानों से खेती होती करवाते थे, उस इलाके में शासन करते थे, वहां का प्रशासन और शासन जो देखते थे इक्तादार ही देखते थे, अगर हम लोग बात करें।
समकालीन इतिहासकार मिनहाज उस सिराज और बर्नी के अनुसार सल्तनत की स्थापना के आरंभिक वर्षों में अधिकांश महत्वपूर्ण कुलीन और सुल्तान गुलाम परिवारों से थे। यानी शुरू में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो ज्यादातर जो कुलीन वर्ग है और जो सुल्तान है गुलाम परिवारों से संबंध रखते। प्रारंभिक काल में बहुत से कुलीन जो तुर्क थे यानी तुर्की जो कुलीन थे, अमीर थे, कुलीन मतलब अमीर, सुल्तानों के अपनी सैनिक और राजनीतिक जीवन का आरंभ एक गुलाम के रूप में किया था। यानी ज्यादातर लोग गुलाम थे और बाद में कोई शासक बन गया, कोई अमीर बन जाते थे, परंतु सुल्तान बनने से पहले उन्होंने अपना दास्ता मुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया था। ऐसा ही एक सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक है जो सन 1210 में उसकी मृत्यु के बाद उसका एक गुलाम जो इल्तुतमिश है वह दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेता है। दिल्ली देखो कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था मोहम्मद गोरी का, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन है? इल्तुतमिश है। और इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद कौन शासक बनता है? इल्तुतमिश बनता है। उसने गुलामों का अपना एक दल तैयार किया जिसको 40 लोगों का मैंने बताया था ना, जो शमसी मैंने 40 लोगों का जो दल होता था, तुर्गान चहलगामी बोला जाता है उसको, 40 लोगों का ग्रुप बनाया था। इसमें से इल्तुतमिश ने अमीरों में से बहुत से यानी लोगों को गुलाम अधिकारी थे जो उसको अधिकारी जिनके अनुसार वो पूरा शासन चलाता था। अगला देखिएगा, अगला एक क्या है? इलबारी क्या है? मोहम्मद गोरी द्वारा विजित जो जीते हुए जो क्षेत्र होते थे वहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अधिकार कर लिया। देखो मोहम्मद गोरी ने जो भी अधिकार क्षेत्र जीते थे, गोरी तो चला जाता है ना, और उसके जो सेनापति हैं उनको अपना साम्राज्य देकर के चला जाता है जीते हुए इलाकों को। और कुतुबुद्दीन ऐबक को कुतुबुद्दीन जो ऐबक है उसने मोहम्मद गोरी के जीते हुए क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इन क्षेत्रों पर उत्तराधिकार प्राप्त करने के बाद ऐबक को ही अधिकार था जितना एल्तुजा और कबूचा को था, अमीरों को था, जिन्होंने क्रमशः गजना और सिंध पर अपना स्वतंत्र स्वायत्ता। देखो मोहम्मद गोरी ने जितने इलाके जीते थे अपने 3 सेनापतियों को देकर के चला जाता है, 3 सेनापति को देता है। लेकिन बाद में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है 2 सेनापतियों से हटा करके बल्कि पूरे साम्राज्य को खुद ही वो क्या है चलाने लग जाएगा। स्वयं को सत्तारूढ़ होने और सत्ता में बने रहने के सुल्तान को अमीरों का समर्थन, देखो जो सुल्तान है वो सत्ता में बना रहे इसके लिए उसको अमीरों का समर्थन लेना बहुत जरूरी था। उदाहरण के लिए इल्तुतमिश ने दिल्ली के अमीरों की सहायता से सिंहासन पर अधिकार किया था। जो इल्तुतमिश है उसने दिल्ली के जो अमीर हैं उनकी सहायता से किया था, अपना अधिकार उसने प्राप्त किया। सिंहासन प्राप्त करने के प्रयासों और सुल्तान बनने में तुर्की अमीरों की बड़ी भूमिका, जो तुर्क अमीर होते थे कोई अगर सुल्तान बने तो उनकी भूमिका बड़ी होती थी। वो चाहते भी यही थे कि जो उसको चाहते, जो तुर्क अमीर चाहते थे वही सुल्तान बन भी पाता था, उनका समर्थन होता था ना। बर्नी के अनुभव के अनुसार अनुभवी तुर्की अमीर एक दूसरे से कहते थे क्या तुम हो जो मैं नहीं हूं, क्या तुम बनोगे जो मैं नहीं बन सकता। ये कहते थे भैया क्या तुम बनोगे, मैं नहीं बन सकता। इस प्रकार से चलता था। प्रारंभिक तुर्की कुलीन वर्ग शासन करने की अपनी विशिष्ट अधिकार से बहुत अधिक प्रबल थे। उनके पास अधिकार के रूप में एक सामाजिक दल चुनौती देते थे, वह वर्ग नाराज हो जाता था जो उनका विरोध करता था। इल्तुतमिश ने शासक वर्ग के मुख्यतः तुर्की दास शामिल थे। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके अमीरों के दल जो 40 लोगों का जो ग्रुप था वह काफी शक्तिशाली हो गया। यह वर्ग काफी महत्वपूर्ण है। जब सुल्तान ने अन्य दलों को सत्ता में भागीदारी का प्रयास किया तो इस गुट में विरोध हुआ। आप जानते हो कि जब रजिया ने एबेसिनिया को एक गुलाम के रूप में एल्तुजा के साथ उन्होंने विरोध किया। एक आप देखो जब रजिया सुल्तान बनती है तो भाई दिल्ली के अमीरों ने काफी विरोध किया था। यानी जो इल्तुतमिश ने 40 लोगों का ग्रुप बना रखा है, ये 40 लोगों का ग्रुप काफी विरोध में है। यानी यहाँ पर हर व्यक्ति एक दूसरे का क्या करता था, विरोध बनता था। हर कोई शासक बनना चाहता था और जो दिल्ली के अमीर हैं वो चाहते थे कि जिसको हम चाहे वही शासक बने। जब बलवन स्वयं सुल्तान बना जो 1266 से लेकर के 1286 तक रहा, उसने तुर्गान चहलगामी की शक्ति का दमन किया और उसने कई कदम तुर्गान चहलगामी को खत्म किया। वह स्वयं ऐसे अमीरों की सहायता से सत्ता में आया था जो उसके प्रति वफादार थे। बर्नी कहता कि बलवन अपने वरिष्ठ तुर्की अमीरों की हत्या कराई। यानी जो बर्नी कहता है कि जो बलवन दिल्ली सल्तनत का शासक बनता था इसने अमीरों की हत्या करवाई। जिन लोगों ने इसको शासक बनवाया बाद में उन्हीं की हत्या करवा देता, क्योंकि दिल्ली के अमीर किसी के भैया सगे नहीं थे, वो जिसको चाहते थे उसी को शासक बनाते थे। तो बलवन नहीं चाहता था कि वो
शासन से हटे और उसका शासन लंबा चले। ठीक है, वह उन तुर्की अमीरों को जो सुल्तान को चुनौती देते थे, उनसे भयभीत करने का प्रयास करते थे। बर्नी कहता कि बलबन स्वयं सुल्तान नसीरुद्दौला को अपनी कठपुतली का नमूना बनाकर रखता था, इसलिए वह अपने अग्रणी तुर्क अमीरों की प्रति एक प्रकार से बहुत ज्यादा संवेदनशील था। देखो, तुर्गान ए चहलगानी जो है, इसी से ही बलबन निकला है और बाद में जो 40 लोगों का ग्रुप है, उस ग्रुप के लोगों को खत्म करने का काम इसने बलबन ने किया है। और बलबन क्या है, उसी 40 लोगों के ग्रुप में से आता है और बाद में शासक बनता है। अगला भैया गुलाम वंश के बाद इसमें आता है खिलजी वंश। देखो, 1290 में खिलजी वंश ने कह सकते इलबारी वंश को उखाड़ फेंका। इलबारी का एक प्रकार, देखो यहाँ पर जो इलबारी है, इलबारी वंश को हम लोग गुलाम वंश बोलते हैं, जिसमें इल्तुतमिश, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन, इन मुख्यतः 4 लोगों ने शासन किया। इलबारी वंश या कह सकते गुलाम वंश में किस किसने शासन किया, 4 नाम याद रखो। कौन? सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। और जब गुलाम वंश खत्म होगा तब खिलजी वंश आता है। 1290 में गुलाम वंश खत्म होता है, इलबारी वंश, और उसकी जगह पर खिलजी वंश आता है। खिलजियों की सत्ता में आना समकालीन इतिहासकारों के लिए एक नई बात थी। बर्नी कहता कि खिलजी तुर्कों से भिन्न थे, उनकी नस्ल अलग थी। जो खिलजी थे वो तुर्कों से बिल्कुल अलग थे। कई सारे इतिहास कहते हैं उन्हें तुर्क ही मानते थे, कुछ लोग उनको तुर्क ही मानते थे, परंतु 13वीं शताब्दी में उन्हें कोई तुर्क नहीं मानता था। यानी खिलजी लोगों को कोई 13वीं शताब्दी में उनको तुर्क नहीं मानता था, इसलिए उनका सत्ता में आना एक नई घटना थी, क्योंकि वह अमीर और शासक वर्ग के महत्वपूर्ण के अंग नहीं थे। ये जो अमीरों का समर्थन खिलजियों को नहीं था और शासक वर्ग के महत्वपूर्ण पदों के अंग नहीं थे। अलाउद्दीन खिलजी ने तुर्क अमीरों की शक्ति का अंत करने के लिए उन्होंने कुलीन और अमीर वर्गों के लोगों को सम्मिलित किया। इसमें से प्रमुख थे मंगोल, जो भारतीय और आसीरियाई यानी कैफूर यानी विवाह का सुप्रसिद्ध थे। अमीर वर्ग की संरचना के, देखो अगर मैं बात कहूं, जो खिलजी वंश है वो गुलाम वंश को हटा करके आया है, और जो ये तुर्क मुसलमान भी नहीं थे और 13वीं शताब्दी पर इनको तुर्क मानते भी नहीं थे, इनको तुर्क मुसलमान माना भी ना। अलाउद्दीन खिलजी और बलबन के काल में दिल्ली सल्तनत में कोतवालियन यानी कोतवाल और बहुवचन नामक 2 अमीर गुट होते थे। वास्तव में यह एक परिवार का गुट था जिसका प्रमुख केंद्र दिल्ली था। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता बलबन की मृत्यु के काल के बाद इस गुट ने राजनीतिक भूमिका निभाई। देखो, खिलजी वंश के बाद अगला वंश कौन आता? तुगलक वंश। मोहम्मद तुगलक के शासन काल में भारतीय और अफगान अमीरों के प्रवेश के अतिरिक्त अमीर वर्ग में विषमता आ गई। इसमें काफी संख्या में विदेशी आते हैं, खास जैसे खुरासानी भी शामिल होते हैं। इनमें से बहुत से अमीर शहद यानी 100 के नायक आ जाते हैं। बर्नी कहता कि शोक प्रकट करता कि सुल्तान ने निम्न कुल में जन्मे उच्च व्यक्तियों को यानी जो लोग निम्न कुल में जन्म लेते थे, सुल्तान उनको भी बड़ा पद देता था। वह कहता है कि गाने बजाने वाले नाई रसोइये को बड़े पद दिए गए। वह नामों के साथ कुछ उदाहरण देता है। वो कहता कि जैसे पीरा माली को दीवान ए बिजारत का पदभार दे दिया गया। धर्म इस्लाम में नए परिवर्तन किए गए और कई सारे जो निम्न जाति के लोग थे उनको बड़े बड़े पद सुल्तान देता है। और इसको बर्नी बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि बर्नी ऊंची नीची जाति को काफी मानता है और इसका काफी विरोध भी करता था कि सुल्तान जो है निचली कास्ट के लोगों को बड़े बड़े पदों पर नियुक्त कर रहा है। और खिलजी वंश के बाद कौन सा था भैया? तुगलक वंश। तुगलक वंश में जैसे फिरोज शाह तुगलक है, इनका शासन काल रहा। फिरोज शाह तुगलक के काल में कुलीनों की सामाजिक पृष्ठभूमि के विषय में कोई संकेत हमको नहीं मिलता है। ऊपरी तौर पर सुल्तान और अमीरों के बीच में शांति रहती थी। अमीरों के लिए खान, मलिक और अमीर जैसे, देखो जो दिल्ली के अमीर होते हैं उनके लिए कौन, जैसे खान शब्द, मलिक और अमीर शब्द का प्रयोग किया जाता था। अफगानी कुलीनों के लिए बहुधा खान पद का प्रयोग होता था। अमीर का तात्पर्य नायक से है, जो मालिक का उपयोग राजा, शासक और प्रधान के अर्थ में होता था। ये प्रकार से होते थे। यानी यहाँ पर दिल्ली के अमीरों की जो भूमिका है वो हम लोगों को बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देती, जो दिल्ली के अमीर है। ठीक है, दिल्ली के अमीरों और सुल्तानों के बीच में संघर्ष बहुत होता था, क्योंकि दिल्ली के अमीर यही चाहते थे कि जो सुल्तान बने वो हमारे अकॉर्डिंग बने, कठपुतली शासक बनवाना चाहते थे।
दिल्ली के अमीर चाहते थे कि जिसको हम चाहते थे वो शासक बने, ठीक है, जो हमको फायदा पहुंचाए। दिल्ली के अमीरों का एक ही चाल थी, वो हमारे मनमर्जी का शासक बने। लेकिन जो व्यक्ति एक बार शासक बन जाता था, वो नहीं चाहता कि वो अमीरों को कहने से शासन प्रशासन को चलाए, वो अपने मनमर्जी से शासन चलाता था। इसलिए दिल्ली के अमीरों में और सुल्तान में एक प्रकार का संघर्ष हमको देखने को मिलता है। जैसे जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है, तो अमीरों की एक अमीर दूसरे अमीर के घर में शादी नहीं कर सकता था। वो अमीरों के बीच में जो पार्टियां होती थी, पार्टियां खत्म कर देता था, ताकि सुल्तान के प्रति कोई भी अमीर विद्रोह ना कर सके। तो सुल्तान जो होते, दिल्ली के जो सुल्तान होते थे, बड़े सतर्क होते थे। देखो, अमीरों की मदद से तो सुल्तान बनते थे, और बाद में अमीरों और सुल्तान में संघर्ष हमको यहाँ पर देखने को मिलता। कहां पर जी? दिल्ली सल्तनत में ये सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिलेगी, अमीरों और सुल्तानों के बीच में जो यहाँ पर संघर्ष है। अगला देखिए, उलेमा क्या है। सल्तनत में उलेमा एक धार्मिक वर्ग होता था। धार्मिक जो वर्ग है उसका महत्वपूर्ण स्थान, उसको उलेमा बोलते हैं। महत्वपूर्ण वैधानिक और न्यायिक पद इसी द्वारा नियुक्त होता था। खास जो न्याय के पद होते, न्याय वाले पद और धार्मिक पद जो होते थे, वो उलेमा वर्ग के पास होता था। इनमें प्रमुख थे शेख उल इस्लाम, काजी मुफ्ती और इमाम और खितबी होता था। उलेमा को शासक वर्ग का एक अंग माना जाता था। उलेमा को क्या माना जाता था? जो शासक वर्ग है, जो सुल्तान है, उसका एक पार्ट माना जाता। किसको माना जाता जी? उलेमा को माना जाता था। उलेमा जो होता था, इस वर्ग के रखरखाव के लिए सुल्तान द्वारा कर मुक्त भूमि, देखो उलेमा जो होते थे, उनको बादशाह के जरिए कर मुक्त भूमि, यानी इनको ऐसी जमीनें मिलती थी, ऐसी भूमि मिलती थी उलेमा को कि जिस पर सुल्तान टैक्स नहीं लेता था, लगान नहीं लेता था। बहुधा यह अनुदान अमीर वर्गों द्वारा दिए जाते थे उलेमा को। वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से उलेमा का महत्व काफी है। भैया, उलेमा का महत्व समाज में बहुत ज्यादा था, क्योंकि यह शासक वर्ग के पद और स्थिति को प्रमाण, उलेमा क्या करते थे? बादशाह को प्रमाणित करता था। जिस प्रकार से कह सकते हो कि हिंदू धर्म में ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है, हिंदू धर्म में जो ब्राह्मण है वो यानी राजा को बनाने में बड़ी भूमिका निभाते थे, और राजा एक प्रकार से ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना सारे काम करते थे। उसी प्रकार से मुसलमानों में जो सुल्तान होता है, वह एक प्रकार से कह सकते उलेमा वर्ग को काफी सहूलियत देता था, और उलेमा वर्ग ही क्या करता था? शासक को वैधता दिलाता था, प्रमाणित करता था। यह ऐसा प्रभाव डालते थे जो केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि कई बार, यानी उलेमा वर्ग धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक भी भूमिका निभाता था। जो उलेमा वर्ग होता था, उलेमा मुस्लिम समाज में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विद्वानों का सम्मानित वर्ग है। उन्हें मुख्यतः स्वयं के अध्यापन और विद्या अर्जन का समझा जाता है। ये लोग पढ़ने पढ़ाने का काम करते थे, विद्या पढ़ाई लिखाई का काम कौन? उलेमा। वह धर्म और उच्च नैतिक आचरण करते थे, उलेमा करते थे। यह माना जाता कि वह पैगंबर के, यानी मुस्लिम कानून के उत्तराधिकारी कौन थे? उलेमा को माना जाता था। उलेमा को क्या माना जाता? जो मुस्लिम कानून है या पैगंबर साहब के जो नियम कानून है, उसका उत्तराधिकारी किसको माना जाता जी? उलेमा को माना जाता था। यद्यपि वह विधिवत रूप से पुरोहित नहीं थे, लेकिन कोई भी ऐसा धर्मशील व्यक्ति जो विद्वान था और उच्च नैतिकता आदर्श रखता था, समाज द्वारा स्वीकार किया गया था। उलेमा का कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज में एक बहुत मान सम्मान से देखा जाता था, और इनका मान सम्मान बहुत ज्यादा था, जो खास तौर से उलेमा वर्ग था। ठीक है, और उलेमा और धार्मिक और राजनीतिक रूप से काफी शक्तिशाली हम लोगों को दिल्ली सल्तनत में अगर आप देखोगे उलेमा वर्ग दिखाई देता। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है ये समाप्त हो गया। चलिए हम लोग अगला चैप्टर देख लेते हैं, जो अगला हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है। अगला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 क्या है? प्रशासनिक संस्थाएं। इसमें देखेगा, जैसे आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन क्या है, और दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रांतीय प्रशासन। ये दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रांतीय प्रशासन क्या और केंद्रीय प्रशासन। देखो, केंद्रीय प्रशासन में सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले भैया आएगा सुल्तान। क्या है? सबसे पहले कौन आता है? सुल्तान या राज परिवार आता था। सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन में सबसे बड़ा पद किसका है जी? सुल्तान का पद है। सारी शक्तियां उसी के पास होती थी, सारे शासन को, सारे साम्राज्य को वही चलाता था। सभी की नियुक्तियां ने, सभी का प्रमोशन डिमोशन, किसको क्या विभाग देना है, सभी चलाता था, जिसको हम शाही परिवार बोलते हैं। शाही परिवार में उसके बीबी, बच्चे, माँ, बहन,
ये सभी लोग होते थे। शाही परिवार जो होता था, सबसे बड़ा राज परिवार जिसको हम रॉयल फैमिली बोलते हैं, जिसमें और केंद्रीय प्रशासन में सबसे बड़ा पद सुल्तान का होता है। युद्ध के समय सुल्तान ही सेना का नेतृत्व करता है। न्यायाधीश भी जो बड़े-बड़े मामले होते सुल्तान के पास ही जाते थे, जो सुल्तान होता था। और केंद्रीय प्रशासन में सबसे जो वरिष्ठ पद है, वो सुल्तान के पास है। या जो राज परिवार है, ये राज परिवार में सुल्तान की पत्नी है, बीवी यानी उसके बच्चे हैं, उसकी माँ है, उसकी बहनें हैं, जिसको हम शाही दरबार व शाही परिवार होता, राज परिवार होता था। उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट है जी दीवाने विजारत। दीवाने विजारत का मतलब होता है कौन सा डिपार्टमेंट है, एक प्रकार से कह सकते हो कि जो हमारा एक प्रकार से रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, यानी क्या है, वित्त विभाग। दीवाने विजारत किसको बोलते हैं जी? वित्त विभाग को। यानी एक प्रकार से जिसको हम एक प्रकार से यानी पैसे जो होते थे, जो राजस्व की वसूली की जाती थी, दीवाने विजारत ही करता था। थोड़ा हम और एक आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से बता देते हैं। देखिएगा, जैसे देखिएगा, अगर हम जैसे बात करें, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैंने आपको दीवाने विजारत का बात किया है, तो दीवाने विजारत जो होता था वित्त विभाग होता था, ठीक है। यानी इसका जो प्रमुख होता था उसे वजीर यानी प्रधानमंत्री का पद दिया जाता था। हालांकि वह 4 विभागों में से एक प्रमुख होता था। दीवाने विजारत क्या करता था? राजस्व वसूल करने का काम करता था। भैया कितना खर्चा आ रहा उस पर नियंत्रण रखता था। हर चीज का लेखा जोखा करता था, वेतन देता था। और सुल्तान जो इक्ता बांटता था उसकी व्यवस्था कौन करता था? दीवाने विजारत करता था। यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट कौन होता था? दीवाने विजारत होता था। और इसका जो प्रमुख होता था उसी को वजीर बोला जाता था। और सुल्तान के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा प्रमुख पद है, किसका पद होता था? देख बात बताऊं, सुल्तान के बाद दूसरा जो बड़ा पद होता था, दूसरा सबसे बड़ा पद जो रहा वो वजीर का पद होता था जी। किसका पद होता था? वजीर का पद होता था, ठीक है। और ये जो दीवाने विजारत क्या करता था? राजस्व वसूल करना, कितना खर्चा आ रहा, कितना व्यय हो रहा, कितना नुकसान हो रहा, इसका कंट्रोल करता था। कितना राजस्व आया, कितना नहीं आया, किसने दिया, किसने नहीं दिया, इसका हिसाब किताब रखता था। सैनिकों को, जो प्रशासन में लोग हैं, उनको वेतन बांटने का काम करता था। दीवाने विजारत जो एक प्रकार से जो सुल्तान है, जो इक्ता बांटता था, जो भूमि के लैंड देता था, उसको बांटने की व्यवस्था कौन करता था? दीवाने विजारत करता था। यानी प्रशासन में लगभग सभी अधिकारों का एक प्रकार से सबसे मुख्य प्रशासन है, यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। भैया जो पैसे का डिपार्टमेंट और सबसे बड़ा डिपार्टमेंट माना जाता है, आप सबको पता ही होगा ना इस बात को। दीवाने विजारत करता था। दीवाने विजारत में नवाब उल मुल्क या होता था। नवाब उल मुल्क एक अधिकारी था जो सुल्तान को नायब की तरह काम करता था। जो नायब अधिकारी होते थे, यानी असाधारण अधिकारी होता था, जो यानी राजा के वजीर से कहीं अधिक होता था। वजीर एकमात्र नौकरशाह था जो नायब राजा की अनुपस्थिति में महत्वपूर्ण पद के निर्णय लेता था। दिशा निर्देश जारी करना किसका काम था? वजीर का काम होता था। और नायब भी एक बहुत बड़ा पद होता था। अगला दीवाने ए अर्ज। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग को बोला जाता था। क्या बोला जाता है? सेना के विभाग को क्या बोला जाता है जी? जो सेना का विभाग होता है उसको क्या बोला जाता है? दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज यानी सैन्य विभाग होता था। और इसका जो प्रमुख होता था, इसका जो मुखिया होता है, उसको बोला जाता आरी जे मुमालिक बोला जाता। क्या बोला जाता था? आरी जे मुमालिक कहा जाता था। यानी सेना होती थी, सेना को क्या बोला जाता? दीवाने अर्ज बोला जाता था, जैसे सेना का संगठन। और वह सैनिक और सेना संबंधी कामों को करता था। कौन करता था? आरी जे मुमालिक, जो सेना का प्रमुख होता था। वह एक प्रकार के सैनिकों का निरीक्षण करता था। वह सुल्तान की सेना जो होती थी उसको परिवहन, लाने ले जाने के लिए उसकी देखभाल भी करता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सेना की भर्ती और योग्यता का नियंत्रण रखना आरिज मुमालिक पर ही होता था, दीवाने अर्ज पर ही होता था। सेना में सैनिकों का हुलिया लिखना, सैनिकों की पहचान करना, सैनिकों की हाजिरी लगाना, सैनिकों के जो घोड़े हैं उनका निशान बनाना, उनको दागने का काम कौन करता था? दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट ही करता था। सैनिकों की हाजिरी लगाने का काम, सैनिकों को वेतन देने का काम, सारे चीजों को देने का काम, घोड़े दागने का काम जो होता था दीवाने अर्ज करता था। जो सैन्य संगठन है, सेना 3 प्रकार की होती। सबसे पहले होती थी जी पैदल सेना, दूसरी होती थी घुड़सवार सेना, तीसरी होती थी गज सेना, हाथी की भी सेना होती थी। और सुल्तान के भी कुछ सैनिक होते थे। और जो इक्तादार होते थे, क्या मैंने बोला? जो इक्तादार होते थे ये भी सेना रखते थे।
और युद्ध के समय जब युद्ध होता, जब लड़ाई होती थी या तो यह भी सुल्तान को सैनिक देते थे। कौन देता था जी? जो इक्तादार होते थे। क्या मैंने बोला कि जो इक्तादार होते थे यह भी किसको देते थे? सेना देते थे। यानी जो सुल्तान होता था जैसे, और यहाँ पर जो सेना होती थी वो एक प्रकार से अस्थाई सेना है, अस्थाई सेना होती थी। और बाद में जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, सॉरी, जैसे यहाँ पर वो आता है, अगर बात करें जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल में, इल्तुतमिश के शासन काल में सेना स्थायी नहीं, परमानेंट नहीं है। जब युद्ध होगा तभी सेना का निर्माण किया जाता था। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है तब उसने सेना को परमानेंट कर दिया है और सेना को वेतन देने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। किसने किया है? और एक डिपार्टमेंट बना सेना विभाग। सेना के डिपार्टमेंट को क्या बोला जाता था? दीवाने अर्ज। और तीन चार प्रकार की सेना होती थी। और अगर कहा जाता भैया अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में लगभग 5 लाख की सेना है, बहुत बड़ी सेना रखता था अगर हम लोग बात करें। अगला डिपार्टमेंट जो है अगर आप देखेंगे दीवाने रिसातल। क्या है? दीवाने रिसातल यानी एक प्रकार का क्या होता था? ये सद्र उर्सुद्र होता था, यानी एक प्रकार का धार्मिक अधिकारी होता था। धार्मिक डिपार्टमेंट को क्या बोला जाता था? दीवाने रिसातल। ये डिपार्टमेंट जो होता था धर्म संबंधी कामों को कौन करता था? दीवाने रिसातल करता था। और इसका जो प्रमुख होता है उसको क्या बोला जाता था? शूद्र उल सुदूर। और एक प्रकार का काजी की नियुक्ति यही करता था। यही अधिकारी था जो अनुदान देना, धार्मिक काम करना, शिक्षा देना, विद्वानों और निर्धनों को वजीफा यानी एक प्रकार का स्कॉलरशिप देने का काम कौन करता था? दीवाने रिसातल करता था। धार्मिक विभाग था। सुल्तान को न्याय पालिका का प्रधान था। सुल्तान जो था तो न्याय पालिका का प्रधान होता था। दीवाने मुलाजिम के माध्यम से वह सिविल और फौजदारी के मामले की भी वकालत करता था। सुल्तान की अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता में अमीर ए दाद द्वारा की जाती थी। सिकंदर लोदी के काल में वजीर जो होता था वो अदालत का पीठासीन अधिकारी बन गया था। अधिकारी खिलाफा शिकायत को अदालत में सुना जाता था। कई सारे सुल्तान के बाद राज्य का प्रमुख न्यायाधीश कौन होता था? देखो सुल्तान सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। अगर हम न्याय डिपार्टमेंट की बात करें, जो न्याय विभाग है उसमें जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, अगर न्याय डिपार्टमेंट की बात करें तो उसमें जो होता था काजी उल मुमालिक होता था, जिसको काजी उल कुजात बोला जाता था, जो न्याय करता था। देखो सुल्तान के बाद सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन है जी? काजी उल कुजात। नाम याद रखना क्या है, और ये टेक्निकल नाम है, इनको बिल्कुल लिखना है और ब्लैक पेन से लिखना है जी। काजी उल कुजात। दूसरा काजी उल मुमालिक लिख देना, ठीक है। और एक काजी क्या करता था? एक प्रकार का क्या होता था जी? न्याय करता था, यानी एक प्रकार का जज होता था। जज करने का, जजिंग करने का काम करता काजी करता था। अगला दीवाने इंसा एक डिपार्टमेंट है। एक दीवाने इंसा नमक विभाग पर राज्य द्वारा पत्र क्या करता था? दीवाने इंसा जो विभाग पत्राचार विभाग है, जो लेटर वोटर आता है, जो चिट्ठी पत्री होती है, उस डिपार्टमेंट को क्या बोला जाता है? दीवाने इंसा। इस विभाग का प्रमुख बरीद होता था, बरीद ए मुमालिक। यह विभाग सुल्तान के जरिए जो अन्य देश होते थे, जो अन्य इलाके होते थे, वहां पर पत्र जो लेटर होता, जो चिट्ठी उट्ठी चलती थी, उसका काम करता था। इस विभाग द्वारा जो शाही फरमान जारी किए जाते थे। जो दीवाने इंसा डिपार्टमेंट होता था, सुल्तान अगर कोई आदेश देगा या सुल्तान कोई नियम कानून बनाएगा तो दीवाने इंसा जो डिपार्टमेंट है, जो शाही पत्राचार विभाग है, वही कोई भी शाही फरमान, शाही आदेश जारी करता था। अगला बरीद। बरीद ए मुमालिक राज्य के समाचार का विभाग होता। बरीद जो होता था उसे सल्तनत में होने वाली सभी घटनाओं का लेखा जोखा रखना होता था। किसको रखना होता था जी? बरीद होता था। बरीद क्या करता था? सल्तनत में जितनी भी घटनाएं होती उनका लेखा जोखा रखता था। राज्य के प्रत्येक प्रशासनिक खंडों का प्रशासनिक केंद्रों पर बरीद होता था। बरीद एक प्रकार का जानकारी रखता था, सारी इंफॉर्मेशन आती थी। जो समाचार विभाग होता था उस बरीद होता था। पूरे संतलत पूरे राज्य में क्या घटना घट रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सभी प्रकार की जानकारी किसके पास होती? बरीद के पास होती थी। खबर निवासी बोला जाता था। ये सारी खबरें इसी के पास होती थी और ये सुल्तान को भी खबरें देता था। और बाहर देशों की खबरें हों, राज्य की खबरें हों, प्रांतों की खबरें हों, इक्तादारों की खबरें हों, सभी प्रकार की खबरें इसके पास आती थी। राज्य में सूचना के जो डिपार्टमेंट था वो बरीद करता था और बरीद के जरिए सुल्तान को भी सारी जो योजना सूचनाएं थी वो सारी मिलती थी। तो आपसे पेपर में पूछ आ भी सकता है कि दिल्ली सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन कैसा था। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको
अगला देखिएगा दिल्ली सल्तनत काल के अधीन प्रांतीय प्रशासन क्या है। तो प्रांतीय प्रशासन में सबसे पहले इक्ता चलता था। देखो दिल्ली सल्तनत काल को अलग-अलग प्रांतों में बांट दिया गया था। यानी जो भूमि के टुकड़े होते थे उसको सुल्तान जो करता था अलग-अलग लोगों को दे देता था। तो जो उन्हीं में प्रांतीय प्रशासन चलता था। तो भैया जिसको भूमि का टुकड़ा मिला जो इक्तादार है, जिसको इक्ता मिला, इक्तादार कौन होता था? जैसे सुल्तान किसी को भूमि देता था, लैंड देता था, उन्हीं को इक्तादार बोला जाता था। ठीक है? और जो इक्तादार होते थे उनको मुफ्ती या वली कहा जाता था। और जिनको इक्ता मिलता था वो लोग वहां का शासन प्रशासन भी देखते थे और एक प्रकार का प्रांतीय प्रधान इक्ता प्रणाली के जरिए प्रांत भी चलते थे। अलग-अलग इलाकों में शासन प्रशासन जो चलाता था वह इक्तेदार चलाता था। यानी उसको जो भूभाग मिला है खेती करवाने के लिए उस इलाके पर खेती तो करवाता है किसानों से, साथ ही साथ वहां का शासन प्रशासन देखने की जिम्मेदारी किसके पास होती थी? इसी के पास होती थी। यानी इक्ता प्रणाली के जरिए प्रांतीय प्रशासन चलता था। अगर हम बात करें दूसरा, अगर आप देखोगे प्रांतीय प्रशासन में जो होता था मुफ्ती या वली होता था। मुफ्ती प्रांतों में विलायत या इक्ता के रूप में जाना जाता था। प्रांतीय प्रमुख को यानी जो प्रांतों का प्रमुख था उसको मुफ्ती या वली कहा जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि वली का पद मुफ्ती से ऊंचा था, क्योंकि हम छोटे प्रांतों के लिए वली के बारे में नहीं सुनते हैं। वली ऐसे प्रांतों का प्रमुख था जिनके पास कुछ असाधारण शक्तियां थी। प्रारंभिक दौर में गवर्नर सैन्य और राजस्व दोनों का प्रभारी होता था, लेकिन बाद में राज्य व्यवस्था में अधिक केंद्रीयकरण का प्रयास किया गया और प्रांतीय प्रशासन में परिवर्तन हुआ। अब वित्त विभाग और सेना विभाग के लिए देखो प्रांतों में वित्त विभाग यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए और यानी सेना डिपार्टमेंट के लिए अलग-अलग अधिकारी होते थे प्रांतों में। ठीक है? मोहम्मद तुगलक के काल में वली या मुफ्ती को राजस्व अधिकार थे। यानी वली क्या करता, मुफ्ती क्या करता था, प्रांतों में राजस्व अधिकारी होता था, यानी पैसे वैसे की वसूली यही करता था। मुफ्ती और वली के अतिरिक्त प्रांत स्तर पर पूरी तरह से सेना के जिम्मे रखता था। प्रांतों में आरिज भी होता था जो सेना की भर्ती और उनका निरीक्षण करता था। कौन करता? प्रांतों में आरिज भी होता था जो सेना की भर्ती और उसका निरीक्षण करने का काम वारिज करता था। मुफ्ती या वली की नियुक्ति सुल्तान के जरिए की जाती थी। जो मुफ्ती होता, जो वली होता, उसकी नियुक्ति कौन करता था? सुल्तान करता था। उसे सुल्तान की इच्छा पर हटाया जा सकता था या उसको दंड भी दिया जा सकता था। लेकिन सुल्तान के सल्तनत के विघटन के बाद वली मुफ्ती के पद को समाप्त कर दिया गया था। हमें महत्वपूर्ण प्रांतों में वायसराय की नियुक्ति होती है, बाद में वायसराय बने। जब बहलोल लोदी जौनपुर में सरकी राज्यों पर कब्जा किया तो वहां पर वायसराय की नियुक्ति की। बाद में वली मुक्ति के बाद जगह पर वायसराय नाम का एक अधिकारी प्रांतों में नियुक्त किया जाता था, जो प्रांतों को। और अगला है साहिब ए दीवान। वित्त संबंधी मामलों में राज्य के नियंत्रण बढ़ गया था। केंद्र में दीवान के कार्यालय में प्रांतों से जो आय आती थी, जो पैसा आता था, उसका लेखा जोखा की व्यवस्था क्या करता था? साहिब ए दीवान, जो बारीकी से जांच करता था। दीवान का कार्यालय प्रांतों में होता था, जो अधिकारी जो प्रांतों की देखभाल करता था। प्रांतों में साहिब ए दीवान होता था जो ख्वाजा के नाम से जाना जाता था। और एक प्रकार का ये ऐसा अधिकारी होता था जो कार्यालय में बही खाता है, यानी हिसाब किताब रखता था। प्रांतों का जो हिसाब किताब लेखा जोखा रखने का काम कौन करता था? साहिब ए दीवान करता था। और साहिब ए दीवान एक प्रकार का अधिकारी होता था। अगला है सिख। 13वीं शताब्दी के समकालीन ग्रंथों में हमें प्रशासनिक इकाई में सिख का वर्णन मिलता है। सिख के विषय में जानकारी ज्यादा नहीं है। बर्नी किसानों के विद्रोह के बारे में बताता है या जानकारी देता कि सिखदारों और फौजदारों ने विद्रोहियों को पकड़ने का आदेश दिया था। सिख क्या थे? यानी ये भी एक प्रकार के प्रांतों में प्रशासन चलाते थे, सिख होते थे। ये एक प्रकार से फौज के रूप में काम करते थे। लोग क्या फौज चलाते थे, फौज के रूप में काम करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बड़ी बिलाते यानी बड़े प्रांतों को दो में बांट दिया था। अधिक संभावना थी कि यहाँ पर सिख, देखो जिस प्रकार से मुक्ति होते हैं या इक्तादार होते थे, उसी प्रकार से सिख होते थे और इनको सिखदार बोला जाता था। और प्रांत अलग-अलग इलाकों में ये भी एक प्रकार से प्रशासन को देखते थे। अगला है परगना और ग्राम अधिकारी। इब्न बतूता कहता कि चौधरी जो होता था 100 गांव का प्रधान होता। इब्न बतूता क्या कहता, भैया जो चौधरी होता था वो 100 गांव का प्रधान होता था। उसे हिंदपति के सदी से तात्पर्य दिल्ली के उपनगर में परगना इंद्रप्रस्थ से था। सरकारी दस्तावेजों में
सदी का पद अनुपस्थित है, इशारा करता कि सदी को कभी भी सरकारी रूप में नहीं अपनाया गया। आगे चल करके परगना नाम की एक प्रशासनिक इकाई थी। परगना एक प्रशासन की इकाई होती थी। परगना स्तर पर राजस्व इकट्ठा किया जाता था। बर्नी कहता कि आमिल शब्द का प्रयोग होता था। बर्नी कहता कि आमिल एक प्रकार से परगना में जो राजस्व आता था उसकी वसूली करता था। ठीक है? कौन परगना में राजस्व की वसूली कौन करता था? कौन करता था? आमिल करता था। और गांव का जो अधिकारी होता था, गांव में भी अधिकारी होते थे, जो 100 गांव का प्रमुख कौन होता था? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चौधरी बोला जाता था। भैया जो 100 गांव का प्रमुख होता था चौधरी। गांव में जमीन का लेखा जोखा कौन करता था? पटवारी करता था। गांव में किसके पास कितनी जमीन है, कितनी भूमि है, किसने भैया एक प्रकार से राजस्व दिया है, किसने नहीं दिया है, सारा लेखा जोखा कौन करता था? पटवारी करता था। मुकद्दम भी होता था। गांव का प्रमुख को क्या बोला जाता था? मुकद्दम बोला जाता था। जो गांव का प्रधान होता था उसको मुकद्दम बोला जाता था। गांव का पूरा देखरेख कौन करता था? मुकद्दम करता था। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। गांव प्रशासनिक व्यवस्था में जो तुर्की आक्रमण से पहले थी। गांव का प्रमुख अधिकारी और काम यानी कार्य कौन करता था? खोत और मुकद्दम थे। मुकद्दम गांव का प्रधान होता था और पटवारी गांव का पूरा लेखा जोखा रखता था। भैया किसके पास कितना खेत है, कितनी जमीन है, कितने राजस्व दिया है, कितने राजस्व नहीं दिया है। और जो काजी होता, जो सत्र होते थे, ये न्याय व्यवस्था को देखते थे। कौन देखता था? काजी। काजी प्रांतों में न्याय व्यवस्था को देखता था। काजी का पद भी था जो न्याय व्यवस्था के मामलों को देखता था। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो खास तौर से दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय प्रशासन आ सकता है और दूसरा जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है वो प्रांतीय प्रशासन आ सकता है। इसी के साथ हमारा जो चौथा चैप्टर है लगभग समाप्त हो गया है। चलिए हम लोग अगला चैप्टर देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला, अगला भी मैं आपको पढ़ा देता हूं। ठीक है, अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 7 क्या है? संस्थागत विकास, राज्यत्व और न्यायिक प्रणाली। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में स्थानीय प्रशासन कैसा है और विजयनगर साम्राज्य में अर्थव्यवस्था कैसा है। यानी 7.3 अगर आप देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य में स्थानीय प्रशासन, खास तौर से आयागार व्यवस्था और नयनगार व्यवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे बन सकता है, विजयनगर साम्राज्य में अर्थव्यवस्था कैसे है, कि विजयनगर जो साम्राज्य वहां की अर्थव्यवस्था कैसे है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिएगा विजयनगर साम्राज्य में, देखो विजयनगर साम्राज्य में अगर आप देखोगे तो नायक और आयागार व्यवस्था चलती थी, जो नाडु और सभा और उर जैसी थी। जैसे पहले नाडु होते थे और उर होते थे, उसी प्रकार से नायक व्यवस्था में आयागार व्यवस्था होती थी और नयनगार व्यवस्था। तो सबसे पहले देखिएगा नयनकार व्यवस्था क्या है? नयनकार व्यवस्था। देखो नयनकार व्यवस्था विजयनगर की राजनीतिक संगठन की महत्वपूर्ण विशेषता। क्या? जो नयनकार व्यवस्था है वो विजयनगर में राजनीतिक संगठन को बताती। किसको बताती थी? राजनीतिक संगठन की महत्वपूर्ण विशेषता है। सेना नायक और जो योद्धा होते थे, भैया जो सेना में सेना नायक होते थे और जो योद्धा होते थे उनको नायक या अमर नायक। देखो विजयनगर साम्राज्य में जो सेना में वो लोग होते थे, जो सेना नायक होते थे, उनको अमर नायक या नायक की पदवी मिलती थी, यानी उनको उपाधि मिलती थी। इन योद्धाओं को इनकी जातीय की पहचान और कर्तव्यों और अधिकारों और विशेषाधिकारों पर वर्गीकृत करना कठिन होगा। नायक संस्था का गहन अध्ययन करने के बाद पुर्तगाली इतिहासकार नूनिज और डोमिंगो पयास द्वारा कहा गया कि 16वीं शताब्दी में तुलुवु वंश के कृष्णदेव राय और अछूत राय के राज्यकाल में भारत की यात्रा की। इन्होंने नायकों को एक प्रकार से केंद्रीय सरकार के एजेंट के रूप में, नायक कौन होते थे? जो केंद्र सरकार होती थी, जो शासक होता था उसके एजेंट के रूप में काम करते थे। कौन करता थी? जो नायक होते थे। नूनीज कहता है कि नायक द्वारा रायों को दी जाने वाली अदायगी और प्रमाण से सामंती प्रश्न का आता है। विजयनगर के अभिलेखों से डोमिंगो पयास कहता है कि नायक प्रादेशिक नायकों का चित्रण करती है। जो नायक होते थे प्रदेशों को चलाते थे। इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हमको देखने को मिलती है। जनके शास्त्री कहते हैं कि पूरब में उसके बाद में नायक जो थे एक प्रकार के विभाजन रेखा खींची है। पहले के जो शासक थे वह नायकों पर ज्यादा निर्भर थे, लेकिन बाद के जो नायक थे वह स्वतंत्र हुए। किंतु बाद में इन्होंने अपनी राय में संशोधन किया। 1565 से पूर्व जो नायक थे वो सेना मुखिया बताए।
यानी कुछ लोग नायकों को सैन्य मुखिया बताते हैं, जिनके अधीन सैनिक जागीरें होती थी। यानी जो नायक होते थे, इनको एक प्रकार से सेना की जागीर मिलती थी। जागीर यानी भूमि का टुकड़ा मिलता था, जो किसानों से खेती करवाते थे। अपनी नवीन किताब में उन्होंने विजयनगर को एक सैनिक महासंघ के रूप में बताया है और कहा है कि उन्होंने इस बात को बल दिया है कि इस्लाम के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए विजयनगर शासकों ने सैनिक शक्ति और धर्म पर नायक व्यवस्था सादे, यानी कृष्णा स्वामी नायक व्यवस्था को सामंती मानते हैं। नायक व्यवस्था क्या एक प्रकार की सामंती व्यवस्था है, यानी जो सेना के लोग होते थे, इनको राज्य के जरिए भूमि मिलती थी, जमीन मिलती थी, जमीन का टुकड़ा मिलता था, जिससे किसानों से खेती करवाते थे और खेती करवा करके क्या करते थे, जो राजस्व होता था वो राज खजाने में जमा करवाते थे। यानी जो सेना नायक होते थे, सेना में जो बड़े-बड़े पद होते थे, पोस्ट होते थे, इन लोगों को भूमि का टुकड़ा मिलता था, किसानों से खेती करवाते थे और एक प्रकार से जो सेना नायक होते थे, जो नयनकार व्यवस्था है, एक प्रकार से सामंती व्यवस्था के राम रहता है। एक प्रकार के लोग क्या थे, सामंत थे, किसानों से खेती करवाते थे, इनको भी जमीन का टुकड़ा मिलता था। ये भी किसानों से खेती होती करवा करके जो राजस्व होता था, जो भू राजस्व आता था, उसको कुछ अपने पास रखते थे और बाकी राज खजाने में क्या करते थे, ये लोग जमा करवा देते थे। ये जो नायक व्यवस्था है, नयनकार जो व्यवस्था है, डीडी सरकार और टी महालिंगम कहते हैं कि विजयनगर में नायक योद्धाओं के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा सैन्य सेवा के बदले कर दिया, यानी पद में कर दिया जाता था। अमर नायक उस अधिकारी को कहा जाता था जिसके पास निश्चित संख्या में सैनिक टुकड़ी होती थी। अमर नायक कौन होता था, जिसके पास निश्चित संख्या में सेना की टुकड़ी होती थी, उसको हम क्या बोलते थे जी, अमर नायक बोला जाता था। इन नायकों को भूमि या क्षेत्र राजस्व के रूप में मिलता था, यानी ये इनको भूमि मिलती थी, राजस्व के रूप में मिलता था, जो अमर नायक कहलाते थे। तमिल प्रदेश में विजयनगर साम्राज्य में भूमि का लगभग 1/3 भाग इनके अंतर्गत आता था, जो नायकों और सेना नायकों को दिया गया था। नायकों की जिम्मेदारी और गतिविधियों में इस प्रकार थी। नायक क्या करते थे, मंदिरों को उपहार देने का काम करते थे। भैया नायक क्या करते थे, मंदिरों को उपहार देना, तालाब का निर्माण करवाना, तालाब की मरम्मत करवाना, जो उजाड़ भूमि है उसको फिर से उपजाऊ भूमि बनाना, मंदिरों से शुल्क वसूल करना, ये सभी काम किसके होते थे, नायकों के काम होते थे, जो अमर नायक होते थे। जो नायक कार जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में लोग क्या करते थे, मंदिरों को उपहार देना, तालाबों का निर्माण करवाना, उजड़ी हुई भूमि को फिर से उपजाऊ बनाना, मस्जिदों से शुल्क वसूल करना और शासन प्रशासन चलाना, किसानों से खेती करवाना, किसानों से भू राजस्व वसूली करना, ये सब नयनकार जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत करते थे। एक प्रकार के लोग होते थे। अगला जो है भी आयागार व्यवस्था क्या है। विजयनगर में स्थानीय संस्थाओं में, तमिल क्षेत्र में, खास तौर से विजयनगर में काल में, कर्नाटक से पहले आंध्र प्रदेश में अगर आप देखोगे, जो आयागार व्यवस्था है, गांव की जो संस्था होती थी, गांव में जो पूरे प्रशासन को चलाते थे, वो आयागार व्यवस्था कहलाती थी। क्या विजयनगर काल में कर्नाटक में स्थानीय क्षेत्र में डिवीजन बदल गए, फिर भी आयागार व्यवस्था जारी रही। आयागार व्यवस्था एक प्रकार से ग्रामीण व्यवस्था है। क्या ग्रामीण व्यवस्था है। अब देखिएगा, आयागार जो है गांव के सेवक होते थे और आयागार व्यवस्था में जो गांव के सेवक होते थे, जो गांव में कर्मचारी होते थे, ये लोग होते थे आयागार व्यवस्था में। इनके अंतर्गत परिवारों के लोग आते थे। आयागार व्यवस्था में कौन कौन लोग होते थे, जैसे गांव के कुछ प्रमुख अधिकारी होते थे, जैसे रेड्डी होते थे, गांव का मुखियागण होते थे। आयागार व्यवस्था में सबसे पहले कौन आता था, मुखियागण। ये कौन कौन, जैसे रेड्डी, गौड़ा होते थे। दूसरा लेखागार होता था, जो गांव का पूरा लेखा जोखा रखता था, किसके पास कितना खेत है, कितना भूमि है, कितना जमीन है, किसने भू राजस्व दिया, किसने नहीं दिया, लेखाकार। तीसरा पहरेदार होता था। ये 3 अधिकारी थे जो पूरे गांव की शासन व्यवस्था को देखते थे और यही आयागार व्यवस्था है। गांव को चलाने के लिए पूरी व्यवस्था थी, वही आयागार व्यवस्था है। कौन कौन होता था, मुखियागण होते थे, लेखागार होता था और पहरेदार होता था। इन्होंने गांव का एक भाग में इनको भूखंड दिया गया था। ये गांव को पूरा चलाते थे, गांव से राजस्व वसूली करना इन्हीं का काम होता था। कभी कभी एक निश्चित लगान भी इनको देनी पड़ती थी। ये जो अधिकारी होते थे, इनको वेतन नहीं दिया जाता था, वेतन के बदले इनको भूमि दी गई थी। भूमि पर किसानों से खेती करवा लेते थे, अपना वेतन भी इसी से लोग निकाल लेते थे। किंतु भूखंड मान्यता अर्थता
कर मुक्त होते थे। इनको जो भूखंड मिलता था, जो आयागार व्यवस्था में जो मुखियागण हैं, जो लेखागार जो गाँव के लोग होते थे, इनको क्योंकि इनकी कृषि आय पर कोई नियमित कर नहीं लगाया जाता था, इनको जो खेत मिलता था। कुछ विशेष अधिकार में ग्राम कर्मचारी को नकद के रूप में सेवा का भुगतान किया जाता था। गाँव में कुछ ऐसे कर्मचारी जिनको नकद वेतन दिया जाता था। अन्य गाँव में सेवक जैसे धोबी भी होता था, पुजारी भी होता था, धार्मिक काम करवाने वाले ब्राह्मण और पंडित भी होते थे। अन्य अगर देखो अन्य सेवाओं में जैसे गाँव में चमड़ा कारीगर होते थे, जो चमड़े का थैला बनाने, सिंचाई का काम करने वाले, कुम्हार, बढ़ई, जल आपूर्ति करने वाले लोग, ये लोग भी गाँव में रहते थे और ये गाँव में काम करते थे। आयागार व्यवस्था विशेषता यह थी कि भूमि द्वारा आय पर, यानी भूमि से जो आय आती थी इसको करते थे और नगद भुगतान के रूप में ग्रामीण गाँव का पूरा शासन प्रशासन जो चलाते थे, ये करते थे। गाँव में कौन-कौन से लोग होते थे भैया? कुम्हार होता था, लुहार होता था, बढ़ई होता था, कारीगर होता था, ये सभी लोग गाँव में शिल्पकार होते थे और इनसे भी राजस्व की यानी से भी ये लोग वसूली करते थे। कौन करता था? ये जो पूरी आपकी आयागार व्यवस्था है। क्या आयागार व्यवस्था क्या करती थी? गाँव के पूरे प्रशासन को देखने का काम कौन करता था? आयागार व्यवस्था ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो पूरे गाँव के प्रशासन को देखने का कार्य करती थी। गाँव का जो पूरा प्रशासन होता था, गाँव का पूरा प्रशासन इसी में। अब विजयनगर में अर्थव्यवस्था क्या है? भैया विजयनगर साम्राज्य में जो पूरी अर्थव्यवस्था है 2 चीज़ों पर टिकी है। एक तो है भैया कृषि पर, दूसरा है व्यापार पर। तीसरा क्या है कि जो भूमि, जो जमीन से जो आय मिलती है, जो रेवेन्यू मिलता है, जमीन पर जो कर लगता था, जो टैक्स लगता था, वो राज्य की आय का सबसे बड़ा साधन था। राज्य की जो पूरी अर्थव्यवस्था, जो कृषि अर्थव्यवस्था है, एक प्रकार से राज्य को सबसे ज़्यादा आय कहाँ से यानी एक प्रकार से रेवेन्यू कहाँ से मिलता था, राजस्व कहाँ से मिलता था? जो भूमि पर जो भूकर होता सबसे ज़्यादा मिलता था। दूसरा मंदिरों से भी ये टैक्स वसूला करते थे, मंदिरों से और व्यापार के जो मंदिर होते थे, मंदिरों में ब्राह्मणों की एक बड़ी भूमिका है। अगर पूरे विजयनगर की अर्थव्यवस्था की बात करें, तो विजयनगर की अर्थव्यवस्था कृषि पर यानी भूमि कर पर, दूसरा मंदिरों पर, तीसरा विदेशी व्यापार पर। जो विदेशी व्यापार होता क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में अगर आप देखोगे तो विदेशी व्यापार भी खूब होता था। तो विदेशी व्यापारियों से भी टैक्स वसूला जाता था, राजस्व वसूला जाता था और जो आंतरिक व्यापार होता था, जो यानी विजयनगर में ही जो व्यापार होता था, जो शिल्पकार होते थे या जो विजयनगर के अंदर ही जो व्यापार करते थे, उन लोगों से भी राजस्व की वसूली की जाती थी। क्या? और जो नगर के लोग होते आते थे, जाते थे, इधर-उधर जो अन्य काम करते थे, इन लोगों से भी राजस्व की वसूली की जाती थी और इनसे जो राजस्व आता था उसी से क्या होती थी? पूरी विजयनगर की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था चलती थी। क्या? पूरी विजयनगर की जो अर्थव्यवस्था थी, इन्हीं के बलबूते क्या होती थी भाई मेरे चलाने का क्या होता था, यहाँ पर काम किया जाता था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा, ठीक है? अभी तक मैंने आप सबको अगर बात कहूँ, इस क्लास में मैंने जितना पढ़ा रखा है, इसको मैंने ये वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ क्योंकि इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। अब देखिएगा, मैंने अभी तक एक पार्ट मैंने वीडियो पढ़ा दिया, ये दूसरा वीडियो है। इसमें मैंने लगभग हम लोगों ने जो भी चैप्टर किए हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं, इनको पढ़ कर के जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक तीसरा वीडियो भी आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। मैं जल्दी-जल्दी वीडियो आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों की पढ़ाई भी चलती रहे और साथ में आपको समय-समय से टाइम से वीडियो भी मिलता रहेगा, ताकि आप लोगों की अच्छे से तैयारी हो जाए। ऐसा नहीं कि सारी क्लास पढ़ा के मैं वीडियो दूँगा तो आप लोगों के बीच में आप लोग पढ़ते भी रहो। ये दूसरा वीडियो है और इससे पहले वाला जो वीडियो बना रखा है उसको भी जाकर के देख लेना। जो मैंने बता रखा है उन चीज़ों को आपको पढ़ के जाना ज़रूरी है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। साथ में अगला वीडियो भी आपको मैं कोशिश करके ज़रूर देने की कोशिश करूँगा, ताकि देर रात आपको मैं ज़रूर वो वीडियो प्रोवाइड करवा दूँ, क्योंकि आपका सुबह मॉर्निंग में एग्ज़ाम है, तो आपका एग्ज़ाम भी अच्छे प्रकार से हो जाए। जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना और आप लोग हर एक क्वेश्चन को करके आएँ। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको लिख कर के आना ज़रूरी है और अगला भी वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द मिलेगा और जो पहला वाला वीडियो उसको भी आप लोग ज़रूर देख कर के जाइएगा। अगर आपको इससे किसी प्रकार का क्वेश्चन है, सवाल है, अगर आप लोग क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मैं आपको क्लास में ज़रूर ज्वाइन कर दूँगा, ठीक है? क्योंकि मैं लगातार मैं पढ़ाता रहता हूँ, आप 2 बार इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? और ये वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा और अगला वीडियो भी आपको मैं देर रात तक आपको प्रोवाइड मैं ज़रूर करवा दूँगा। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके मेरे से पूछ लेना, ठीक है? अगला वीडियो भी देख लेना, ठीक है?